नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नरेंद्र मोदी एक के बाद दूसरी मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। अभी दक्षिण भारत में परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के मुद्दे पर मोदी के खिलाफ मोर्चा खुल गया, तो वहीं बिहार में वक्फ संशोधन विधेयक के मुद्दे पर अब मुस्लिम संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। आज नीतीश कुमार की इफ्तार दावत का जमीयत उलेमाए हिंद समेत कई संगठनों ने बहिष्कार किया है, तो वहीं लालू प्रसाद यादव ने आज से चुनावी शंखनाद कर दिया है। इससे नीतीश और उनके साथ एनडीए मुश्किल में पड़ रहे हैं। और इधर दिल्ली में जिस तरह हाईकोर्ट के जस्टिस के घर अधजले नोटों का ढेर मिला, उसमें भी अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी ने इसी दिन के लिए नोटबंदी जैसे फैसले लिए थे, जिसमें आम आदमी तो 100-100 रुपए बैंक से निकालने के लिए तरस गया, और उधर देश में काले नोटों के भंडार खत्म ही नहीं हो रहे हैं। मोदी के खिलाफ खुल चुके इन तमाम मोर्चों के बीच राहत की बात केवल एक ही है दोस्तों, कि आज आरएसएस ने खुलकर कह दिया है कि उसके यानी आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों में कोई गड़बड़ नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है। क्योंकि लगातार ये बात हो रही थी कि आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते थोड़े से अनबने चल रहे हैं, लेकिन आज आरएसएस ने कह दिया कि नहीं, सब कुछ ठीक है। अपनी बात सही दिखाने के लिए आरएसएस ने औरंगजेब के मुद्दे पर भी बीजेपी का साथ दिया है, और वक्फ संशोधन बिल पर भी वो पहले से ही साथ है, यह हम लोगों ने देखा है। यानी आरएसएस ने मोदी की सत्ता बचाने के लिए फिलहाल यू टर्न ले लिया है, यह कह सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही संघ ने ही औरंगजेब के मुद्दे को अप्रासंगिक बताया था। लेकिन लोग समझते हैं कि चुनावी साल में बहुत सी बातें हालात के मुताबिक प्रासंगिक या अप्रासंगिक होती हैं। अभी औरंगजेब मुद्दे पर समाज को बांटने में बीजेपी को सुविधा हो रही है, तो रोजाना इसी मुद्दे पर नए नए कुतर्क पेश हो रहे हैं या होते हैं। और अगर दूसरे दलों से कोई इतिहास की बात करे तो फिर बीजेपी को तकलीफ हो जाती है। हालांकि आज बीजेपी को औरंगजेब और शिवाजी के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने बुरा फंसाया है। आइए सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने। यहीं से शुरुआत करते हैं आज की इस चर्चा की। सुनिए पहले अखिलेश यादव को। रामजय सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब होना था तो हैं, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया, और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज जो लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, आप इतिहास के पन्ने पलटिएगा। कभी गैलीलियो ने कहा था कि धरती कैसे घूम रही है, किसका चक्कर लगा रही है, उसे सजा दे दी थी, मौत हो गई थी उसकी। 400 साल बाद उस चर्च ने माफी मांगी उस बात को लेकर के। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानती है और विकसित भारत का सपना देखती है, क्योंकि इटली विकसित भारत है, विकसित भारत उस तक पहुंचना चाहता है, इटली भी विकसित है, दुनिया में वो विकसित देश है, तो क्या अगर चर्च ने अपनी गलती स्वीकार की थी, माफी मांगी थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? तो भारतीय जनता पार्टी को यहां अखिलेश यादव घेर रहे हैं। वहीं बेंगलुरु में आरएसएस के नेता दत्तात्रेय होसबले ने औरंगजेब के साथ साथ दारा शिकोह पर नया विमर्श छेड़ दिया है, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आरएसएस ये बताने की कोशिश में है कि हम और बीजेपी दोनों साथ साथ हैं। क्या साथ साथ है ये दोनों, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे देखा जाए तो बिल्कुल साथ साथ हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। बीजेपी सत्ता पर राज कर रही है, काबिज है, और वहां से साथ मिलता है, यानी सत्ता से साथ मिलता है आरएसएस को बीजेपी का, और आरएसएस अपना साथ इधर देता है बीजेपी को सीटें जीतने में, लोगों को उसकी तरफ आकर्षित करने में। लेकिन सुनिए दत्तात्रेय होसबले क्या कह रहे हैं इस मसले पे, और खासकर औरंगजेब के मसले पे, दारा शिकोह के मसले पे सुनिए। तो औरंगजेब के भारत में क्या हो गया है, औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को आइकॉन नहीं बनाया। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा शिकोह को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। तो इसलिए मुद्दा यह है, भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को
उनके नाम से अकाउंट बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है, यह मुद्दा है। तो इसलिए औरंगजेब उसमें नहीं बैठते हैं। औरंगजेब की बात हो रही है। इस विवाद को खत्म करने की जगह नए नए किरदार लाकर बढ़ाने के पीछे मकसद यही है, यही दिख रहा है कि देश में जो बिगड़े हालात बन रहे हैं उनसे ध्यान भटकाया जाए। आरएसएस यहां फिर बीजेपी की मदद कर रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक पर चल रहे विवाद के बीच अब आरएसएस ने भी इस पर अपनी राय रख दी है। होसबले ने कहा है कि यह सिर्फ आरएसएस का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि समाज के कई लोग भी वक्फ की जमीनों के मामले में आवाज उठा रहे हैं। इसके हल के लिए सरकार ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी का गठन किया है और उसके फैसले का इंतजार किया जाएगा। ये कह रहे हैं दत्तात्रेय होसबले। और ये वक्फ की बात, जेपीसी के फैसले का इंतजार तो देश को है भी, और इस फैसले का असर बिहार चुनाव पर भी पड़ेगा, यह भी तय है, क्योंकि आज नीतीश की इफ्तार दावत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, जमीयत उलेमाए हिंद, जमीयत अहले हदीस, फिर जमात इस्लामी हिंद, खानकाह मुजीबिया और खानकाह रहमानी, इन तमाम मुस्लिम संगठनों ने चिट्ठी लिखकर नीतीश बाबू के इफ्तार दावत का बहिष्कार किया है। इन संगठनों ने लिखा है कि आपने धर्मनिरपेक्ष शासन और अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा के वादे पर सत्ता हासिल की थी, लेकिन भाजपा के साथ आपका गठबंधन और अतार्किक व असंवैधानिक वक्फ संशोधन बिल को आपका समर्थन आपके उन्हीं वादों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। यह साफ यहां मुस्लिम संगठनों का कहना है, जिस चिट्ठी में उन्होंने इस दावत का बहिष्कार किया है। जेडीयू को अनुमान नहीं होगा दोस्तों कि बीजेपी को साथ देने की ऐसी कीमत भी नीतीश कुमार को चुकानी पड़ेगी। मुस्लिम संगठनों के इस फैसले से अब सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं न्यायिक गलियारों में भी अब जस्टिस यशवंत वर्मा वाले मामले में हलचल तेज है। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार देर रात जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर, जी हां, जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर जो चीजें हुई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना जरूरी है, क्योंकि यहां पर यशवंत वर्मा, आप जानते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और उनको लेकर जो मोर्चा खुला हुआ है, क्योंकि चीफ जस्टिस के घर पर, यशवंत वर्मा के घर पर जो नोटों की गड्डी मिली, वो एक बड़ा यहां पर परेशानी का सबब बना हुआ है जुडिशियरी के लिए। अब इस मामले में हलचल तेज है। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार देर रात जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर कथित रूप से भारी मात्रा में नकदी पाए जाने के मामले में पूरी आंतरिक जांच रिपोर्ट घटना से जुड़े तस्वीरों और वीडियो के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इस मामले में सीजेआई संजीव खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को एक प्रारंभिक पूछताछ करने को कहा था। अपनी रिपोर्ट में चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने सीजेआई संजीव खन्ना, सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, संजीव खन्ना को कहा है कि इस मामले में एक गहरी जांच की जरूरत है। वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा ने यह भी दावा किया है कि स्टोर रूम में उन्होंने या उनके परिवार ने कभी कैश नहीं रखा और उनके खिलाफ साजिश रची गई है। ये यशवंत वर्मा का कहना है। सीजेआई संजीव खन्ना और चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने जस्टिस यशवंत वर्मा से 3 सवाल पूछे हैं। ये 3 सवाल कौन कौन से हैं? पहला सवाल कि स्टोर रूम में पैसे कैसे आए थे, उस धन का स्रोत क्या था और किस प्रक्रिया से इन पैसों को 15 मार्च की सुबह हटाया गया। ये 3 सवाल पूछे गए हैं जस्टिस यशवंत वर्मा से। अपने बचाव में जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा है कि जब आग लगी तब वो मध्य प्रदेश में थे और वो वापस दिल्ली 15 मार्च की शाम को पहुंचे। आग लगने के समय उनकी बेटी और स्टाफ घर पर मौजूद थे, लेकिन आग बुझाने के बाद उन्होंने स्टोर रूम में कैश को नहीं देखा।
उन्हें पहली बार जले हुए कैश के बारे में तब पता चला था जब दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्हें वीडियो दिखाया था। आपको बता दूं दोस्तों कि इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की है, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस GS संघवालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। ये 3 चीफ जस्टिस अलग अलग हाई कोर्ट के इसकी जांच कमेटी जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो जांच कमेटी बैठी है उसकी जांच कर रही है। वहीं इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी की मांग है कि इस जांच को CBI या ED जैसी संस्थाओं को सौंपना चाहिए, क्योंकि सवाल न्यायपालिका की साख का है। जरा सुन लीजिए यहां पर अनिल जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। I've already spoken to you that it is not a question of so everything is public. I am highly obliged that honorable lies over there. So this explanation has no justification at all. And you see, this explanation was given, but honorable Chief Justice of Delhi High Court, in the last paragraph of report, what he has stated, he says the probe is required. But that probe should not be done. That probe should be done by a specialized agency who is specialized in investigation like CBI or ED. That's all. This is our demand. तो उधर बीजेपी नेता और चर्चित वकील उज्जवल निकम, नाम आपने सुना होगा दोस्तों, उज्जवल निकम ने जस्टिस वर्मा को सलाह दी है कि आम आदमी का विश्वास बना रहे, इसके लिए जस्टिस यशवंत वर्मा को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। यह एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकता है, यह कहना है उज्जवल निकम का। अब जस्टिस वर्मा इस्तीफा देते हैं या जांच पूरी होने पर क्या नतीजे आते हैं, यह तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले सवाल यह है कि मोदी की नाक के नीचे देश में इस तरह काला धन बरामद हो रहा है, तो क्या मोदी कभी इस्तीफा देने के बारे में सोचेंगे? क्योंकि अकेले काले धन का खात्मा ही नहीं, बल्कि अपने किए सारे वादे पूरे करने में नरेंद्र मोदी नाकाम रहे हैं और इस नाकामी का खामियाजा आम लोगों को चुकाना पड़ रहा है। और उधर उनके साथी नीतीश कुमार लगातार विरोध का सामना कर रहे हैं। सवाल उनके लिए भी है कि क्या नीतीश बाबू कुर्सी छोड़ेंगे या अगले चुनाव में सब कुछ खत्म होने का इंतजार करेंगे? तो नीतीश और मोदी के खिलाफ खुले नए मोर्चे पर आज चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या जो नया मोर्चा खुला है इसमें मोदी क्या सत्ता पर बने रहेंगे या उन्हें भी कभी नुकसान उठाना पड़ेगा, और क्या उधर नीतीश बाबू जब 6 महीने का वक्त बचा है तो इतने बहिष्कारों का सामना आखिर कैसे करेंगे? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। देखिए इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयशंकर गुप्त जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल लाल जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय कुमार सिंह साहब, प्रेम कुमार जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। रविवार का दिन है, छुट्टी है और उसके साथ साथ इफ्तार की दावत भी चल रही है और IPL भी है। हमारे लिए चुनौती है कि खींच खींच के लाना और कुछ मुद्दों की बात आप लोगों के बीच रखना, ये बड़ी चुनौती है आज की तारीख में। एक तरफ रमजान का महीना, दूसरी तरफ IPL की शुरुआत हो चुकी है, पहले चैंपियंस ट्रॉफी और उसके बाद IPL। लेकिन वक्त निकालिए थोड़ा और बहुत ही ऐसे सवालों से जूझिए हमारे साथ जो इस देश के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं, बहुत कुछ रख चुका हूं लेकिन शुरुआत नीतीश कुमार से करना चाहूंगा। प्रेम कुमार जी, नीतीश बाबू का बहिष्कार हो रहा है, एक नहीं कई मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार किया है। इस विषय में हम लोग लगातार इसी मंच से चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जब अल्पसंख्यक समुदाय नीतीश बाबू का और उधर चंद्रा बाबू का बहिष्कार करेगा तो फिर इनकी सियासत किस दिशा में होगी, क्या कहेंगे? जी शुक्रिया राजीव जी। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सीएम के इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया गया हो। जेडीयू और बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ है कि मुसलमान संगठन इफ्तार का बहिष्कार कर रहे हैं। अब इसके एक मतलब तो साफ है कि मुसलमान अब जेडीयू के साथ नहीं हैं और आगे नहीं रह सकते हैं। अगर मुसलमानों ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा, क्योंकि ये
बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा बदलाव है। एनडीए में नीतीश कुमार रहा करते थे, लेकिन फिर भी वो एक सेक्युलरिज्म की बात वहां करते थे और नो कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में रहते थे, तो मुसलमान उनको वोट करते थे कि ये कम से कम एनडीए में भी रह करके हमारे हितों की बात तो कर रहा है, कम से कम हमारे हितों के खिलाफ कुछ बात होती है तो आवाज उठाने वाली शक्ति है। लेकिन वो भरोसा मुसलमानों का टूट गया, वो टूट गया। और ये अगर रहता है, कायम रहता है, तो बिहार की राजनीति पूरी तरह से बदल जाने वाली है। देखिए, बिहार में मुख्य रूप से देखें तो 5 शक्तियां हैं, 5 राजनीतिक शक्तियां प्रमुख रूप से, जिसको एक तो बीजेपी आरजेडी है, दूसरा कांग्रेस जेडीयू है, और 5वीं शक्ति मैं लेफ्ट को मानता हूं। उसके बाद छोटी मोटी भी बहुत सारी शक्तियां हैं जो 2 ध्रुवों में विभाजित रहती हैं। लेकिन मुसलमानों ने जिस तरीके से, और लव कुश प्लस मुसलमान, ये 3 जो जेडीयू की ताकत रही है, इससे अगर मुसलमान छिटकते हैं तो ये होगा कि कांग्रेस जो आज जिस जगह पर है वो मुस्लिम वोट्स कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे। जाहिर बात है कि कांग्रेस आज कम से कम मुस्लिम तो भरोसा करते हैं कि कांग्रेस एक पार्टी है जो देश में आवाज उठाती है, भले उसको राजनीतिक नुकसान कितना भी हो। और आरजेडी के साथ भी मुसलमान रहे हैं, यानी महागठबंधन के साथ। तो ये बदलाव होने का मतलब ही है कि कांग्रेस जेडीयू से बड़ी शक्ति बन जाएगी चुनाव के बाद। और जेडीयू से बड़ी शक्ति, क्योंकि इसको थोड़ा एनालाइज भी करेंगे बहुत छोटे में भी, तो मुसलमानों की जो प्रभाव वाली जो सीटें हैं, कम से कम 24 सीटें एकदम स्पष्ट रूप से हैं जहां 30% से ज्यादा मुसलमान हैं और जो प्रभावित करते हैं, निर्णायक रहते हैं। और ऐसे 15% से ज्यादा वाले तो देखे तो लगभग 70 सीटें। तो ये जो वोटों में बदलाव होगा, वोटों की शिफ्टिंग होगी, तो एक तरफ जेडीयू कमजोर होगा। जेडीयू के कमजोर होने का मतलब एनडीए कमजोर होगा, क्योंकि एनडीए जेडीयू के कमजोर मजबूत होने पर ही सत्ता में आएगी। बीजेपी को यह खामखा ख्याली पुलाव है कि जेडीयू को हम कमजोर कर देंगे तो हम सत्ता में आ जाएंगे। आज तक वो स्थिति बनी नहीं है, ना उनके पास वो चेहरा है। तो जेडीयू कमजोर होगा तो सीधे इधर कांग्रेस और आरजेडी मजबूत होगी और कांग्रेस ज्यादा मजबूत होगी। तो एक ऐसी पोजीशन पैदा होगी कि बिहार का नीतीश कुमार कांग्रेस से निकलेगा, यह स्थिति पैदा होगी। यानी आप समझ रहे हैं हम जो बात बोलना चाहते हैं, ये राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव का हमें दिख रहा है कि जो तक है। दूसरी बात, एक आरएसएस से संबंधित बात जो थी उस पर भी मैं थोड़ा सा बोल दूं। बिल्कुल। जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सियासत ने पूरे देश को 2 हिस्सों में बांटा है, उसी तरीके से आरएसएस भी 2 हिस्सों में बटा हुआ साफ साफ दिख रहा है। एक तरफ औरंगजेब की बात को 17वीं सदी का बता करके भुलाने और गैर जरूरी बात बताते हैं मोहन भागवत, और दूसरी तरफ दत्तात्रेय होसबले आकर के वही बात बोलते हैं जो बीजेपी की लाइन है। और ये अक्सर होता है, लगातार हो रहा है। मोहन भागवत कुछ बोलते हैं, दत्तात्रेय होसबले कुछ बोलते हैं। ये 2 धाराएं आरएसएस को भी इन्होंने बांट दिया है। और आप देखेंगे कि जो नफरती सियासत है उसको लेके चेक एंड बैलेंस बनाने की जरूरत बोलिए, रणनीति बोलिए, मोहन भागवत ने बीच बीच में बयान दिया है। चाहे वो नॉन बायोलॉजिकल वाला हो, उस समय भी मोहन भागवत ने टोका था। इसी तरीके से कर्नाटक हारने के बाद में बीजेपी को टोका था कि राजनीति बदलने की जरूरत है। आज दत्तात्रेय होसबले की जुबान से बीजेपी अपनी बात कहवा रही है, कर रही है। आरएसएस भी 2 हिस्सों में साफ बंट गया है। ऐसा नहीं मान सकते कि आरएसएस बीजेपी के साथ है, यह संघर्ष चल रहा है। बीजेपी स्वयं बटी हुई है, उसको तो मौके का इंतजार है कि किस दिन मोदी शाह को ये उद्योगपतियों का समर्थन घटे और हमें मौका मिले। क्योंकि मोदी शाह मजबूत क्यों है? इसलिए कि उनके पास उद्योगपति है, इसलिए उनके पास सत्ता है, सीबीआई, ईडी, आईटी है, इसलिए वो मजबूत हैं। तो पार्टी में भी जो धड़ा असंतोष का है, जो नहीं चाहते कि इस तरह से देश चले कि नफरत के आधार पर चले और देश बंटवारे की तरह एक और बंटवारे की ओर जाए, वो लोग भी 2 भाग में बटे हुए, ये बात साफ है।
ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात जो नोटों वाली बात आई, जो जज साहब के घर से नोट मिले, उस मामले में उस दिन भी वो बात हास्यास्पद लग रही थी कि अग्निशमन विभाग के प्रमुख कह रहे थे कि हमारे कर्मचारियों को नोट नहीं मिला है। अरे आपसे पूछा कौन था नोट मिला है कि नहीं मिला है? आप होते कौन है? पुलिस बोलेगी ना नोट मिला कि नहीं मिला। दिल्ली पुलिस तो बिल्कुल खामोश थी। दिल्ली पुलिस खामोश थी और ये सवाल उठ रहे थे कि वो क्यों बोले। बाद में फिर उन्होंने सफाई भी दी। फिर पूरे प्रकरण में जो आया, संक्षेप में देखें तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों मिलकर मान रहा है कि इसके जांच की आवश्यकता है, और इसने पूरा जुडिशरी में करप्शन को नए सिरे से आंकने और झांकने और ताकने की जरूरत बता रही है कि आप जुडिशरी को देखिए, संभालिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी देखना होगा और सरकार पर तो सवाल है ही, जो कि किसी भी चीफ जस्टिस के घर पर प्रधानमंत्री चले जाते हैं, उसके गणेश जी की परिक्रमा कराते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं भाई हम जो फैसला लिखते हैं तो भगवान जी से पूछ के लिखते हैं। ये जो उन्होंने विकृति पैदा की है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच, और यही कारण है कि कई सारे मामलों में जुडिशरी ने हल्के तरीके से देखा। चाहे चंडीगढ़ में इलेक्शन का मामला था, नहीं पनिश किया किस दोषी को, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला था, नहीं पनिश किया, सुप्रीम कोर्ट ने जांच का भी ऑर्डर नहीं दिया। ये एक मिलीभगत दिखती है जुडिशरी की सत्ता के साथ में, और उसी मिलीभगत का परिणाम ये नोट है। जांच होगी, तथ्य सामने आएंगे, ये मैं कहता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ यहाँ पर जुडिशरी से लेकर उधर बिहार और अगर आरएसएस सबकी बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। राहुल लाल जी, जरा आपके पास आना चाहता हूँ। राहुल जी, कैसे आप देखते हैं, एक तरफ आरएसएस है, दूसरी तरफ ये सही है कि ये ऐतिहासिक तथ्य है अब सामने है, रिकॉर्डधारी हमारे नीतीश बाबू जिनका बहिष्कार हो रहा है और जिनके लिए आप इफ्तार दावत कर रहे हैं, इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, वही आपका बहिष्कार कर रहे हैं। छोटी मोटी घटना नहीं हो सकती। यहां से एक अलग दिशा में बिहार की राजनीति को तो जाते हुए हम देख रहे हैं, और ऐसी राजनीति करने वाले और भी नेताओं को यहां से सचेत होने का एक पैगाम भी है। कैसे आप देखते हैं? राजनीति में जो ये खबर है कि तमाम अलग अलग बड़े बड़े मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार कर दिया मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का, तो ये जो संकेत है, चूंकि अब तक नीतीश कुमार को लेकर माना जाता था कि वो कालिक के कोठरी में रहते भी और उन्हें कालिक भी नहीं लगता है, यानी वो बीजेपी और एनडीए में खूब मजे से वो राजनीति भी करते हैं और साथ ही साथ मुस्लिम वोटों को आकृष्ट भी कर लेते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला नीतीश कुमार जी का फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के समय में नीतीश कुमार के साथ अब स्पष्ट है कि जिस तरह से बीजेपी पोलराइजेशन की राजनीति को एक सीमा से ऊपर ले गई है। अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि औरंगजेब का मामला है, उसको थमने नहीं दिया जा रहा है, संभल का मामला है, थमने नहीं दिया जा रहा है, वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर लोगों की आपत्तियां हैं। तो ये वैसे स्थिति में नीतीश कुमार अब बीजेपी को सपोर्ट करते हुए अपने मुस्लिम जनाधार को बचा लें, ये एक असंभव स्थिति है और उसके खुल के संकेत आ गए हैं राजीव जी कि अब तक हो गया बिहार में ये चीजें, मुस्लिमों ने उनके ऊपर भरोसा कर लिया और उनको वोट दे दिया, लेकिन अब ये स्थितियां आगे नहीं बढ़ने वाली। और ये संकेत केवल उनके लिए नहीं है, ये संकेत के जो है कि गहरे बादल जो है वो हम लोगों को दिख रहा है चंद्रबाबू नायडू के लिए भी। चंद्रबाबू नायडू भी यही राजनीति कर रहे हैं और अभी तक सफलतापूर्वक कर रहे थे। नीतीश कुमार ने तो लंबी पारी खेली इसमें सफलता के साथ। महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर वहां पे विपक्ष में हम लोग देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ जो पूरा का पूरा जो अल्पसंख्यक समूह है वो एक विश्वास का संबंध बना हुआ है। और आरजेडी को लेकर हम लोग देख, आरजेडी ने कभी भी जो है कि तमाम राजनीतिक परिस्थितियां आई है वो उन्होंने कभी भी उनका वो स्वरूप नजर नहीं आया कि वो कभी बीजेपी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समझौता करते हुए नजर आए। तो आरजेडी चाहे वो लालू यादव के जमाने में हो, चाहे वो तेजस्वी यादव के जमाने में हो, आरजेडी लगातार बीजेपी से संघर्ष करते हुए देखिए और मुस्लिमों को वो पसंद के रूप में रहेंगे। लेकिन इस पूरे प्रकरण में देखिए, हम लोग अगर नीतीश कुमार के वोट बैंक को देखते हैं राजीव जी, तो मुस्लिम तो उनसे छिटक रहा है, ये तो अस्पष्ट हो गया आज के डेट में। आज अगर हम लोग कहें कि जिस तरह से तमाम संगठनों ने उनके इफ्तार पार्टी से दूरी बनाई है, तो ये मामला तो स्पष्ट है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने वहां पे राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, एक दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, और देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी जिस तरह से लगातार जो है कि हमलावर हैं, चाहे वो जातिगत जनगणना का मामला हो,
जातिगत अत्याचार का मामला हो, तो हम लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने दलित और महादलित के बीच में एक जो है कि उन्होंने डिवीजन तैयार किया था और महादलित तबका जो है वो नीतीश कुमार जी के साथ था। लेकिन आज के समय में वो महादलित तबका भी उनके साथ नजर नहीं आ रहा, वो मुस्लिम समुदाय भी उनके साथ नजर नहीं आ रहा। और इन दोनों के चॉइस को अगर हम लोग देखें राजीव जी, कांग्रेस इनकी चॉइस बनते हुए नजर आ रही है। मुस्लिम तो है ही, जो राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग लोकसभा चुनाव में देखा कि कांग्रेस के साथ दलित भी बड़े आसानी से जुड़ रहे हैं, वो परिस्थितियां बिहार में भी बनते हुए नजर आ रही है। तो ये जो समीकरण बदल रहा है बिहार से, वो बड़े गहरे संदेश दे रहे हैं दक्षिण भारत की राजनीति में। चूंकि देखिए अभी तक हम लोग देख रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू कब तक इन चीजों को झेलेंगे। दक्षिण के यहां पर अगर हम लोग दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन टूटते हुए देख रहे हैं, तो अगर आंध्र प्रदेश में देखें तो आंध्र प्रदेश में मुस्लिम समूहों में वहां पर भी देखिए तमाम दिल्ली में बड़े संगठनों ने और आंध्र प्रदेश में भी इन संगठनों ने स्पष्ट तौर पर कहा है राष्ट्रीय स्तर पर कि चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, इनके इफ्तार पार्टी से चूंकि ये सत्ता के लालच में कहीं न कहीं मुस्लिम समूह और अल्पसंख्यक समूह की अनदेखी कर रहे हैं। यह आरोप अब इनके ऊपर खुल्लम खुल्ला लग रहा है। और देखिए दक्षिण के राजनीति में परिसीमन का जो डिलिमिटेशन का जो मामला है राजीव जी, वो कल जो उसकी जो तस्वीरें हम लोगों ने देखी, जिस तरह से स्टालिन के साथ पूरा दक्षिण भारत खड़ा है, अब आप सोच के देखिए कि वो भारतीय जनता पार्टी जो है कि एक ऐसे दर्रे के छत्ते में हाथ डालने का प्रयास कर रही है कि 1971 के जनसंख्या के आधार पर अब तक जो है कि सीटों का निर्धारण हो रहा था, अब उसमें जो पूरा एक परिवर्तन की स्थिति है उसको लेकर दक्षिण भारत की राजनीति में बहुत जबरदस्त जो है कि एक आक्रोश की स्थिति है। उस आक्रोश की स्थिति में अगर चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे, उनके साथ मुस्लिम छिटक रहे हैं, दक्षिण भारत की जिस तरह से अवहेलना हो रही है, ये कुछ ऐसे कड़े संकेत हैं कि बड़ा मुश्किल है राजीव जी कि यहां से कितना लंबा दूर तक वो अपने व्यक्तिगत हितों के लिए या व्यक्तिगत लाभांश पाते हुए वो केंद्रीय सत्ता को समर्थन दे पाएंगे। बीजेपी के लोगों को भी ये चीजें दिख रही हैं कि ये इन समस्याओं को हम लोग कैसे निपटा सकेंगे, क्योंकि जो कल जो बैठक हुई दक्षिण भारत में, वो बैठक अपने आप में बड़ी अभूतपूर्व रही थी। वो ऐसा नहीं लग रहा था कि स्टालिन जी की कोई व्यक्तिगत बैठक हो, उसमें उत्तर दक्षिण का जिस तरह से समावेश भी हुआ और सबों ने उस समस्या को गंभीरता से देखा, उसने भी चंद्रबाबू नायडू के ऊपर चौतरफा दबाव बनाया है। अब आप सोच के देखिए कि अभी लगातार बीजेपी कर्नाटक में 4% मुस्लिम जो 4% जो अल्पसंख्यकों को ठेकेदारी प्रथा में आरक्षण दिया गया है, अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया गया है, और राजीव जी वो उस कर्नाटक में दिया गया है जहां पे कि जेडीएस 1995 में उन्होंने सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया था 1995 से जी। और वो पूरी व्यवस्था उसी जमाने से चली आ रही थी, और आज वो जेडीएस उधर समर्थन दे रही है। तो ये मामला केवल दिक्कत का मामला जो है कि ये नीतीश कुमार के लिए नहीं है राजीव जी, नीतीश को दिक्कत है, इसमें चंद्रबाबू नायडू को दिक्कत है, बिहार में जो अलग अलग दूसरे सहयोगी दल है, चिराग पासवान की स्थिति बड़ी असहज हो रही है। वो जो जिस तबके को लेकर वो पकड़ बनाने की बात करते हैं, अगर वो आज के समय अगर उस तबके के लोगों से बात करें हम लोग, जिसको रामविलास पासवान बड़ी सावधानी से जो है कि अपने तरफ आकृष्ट कर लेते थे, उनमें आज बीजेपी विरोध की स्थितियां बनी हुई है। यानी वो वोटर्स एंटी बीजेपी वोटर्स वाले स्थिति में कन्वर्ट है, क्योंकि अलग अलग स्थितियों पे डबल एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का वो सामना कर रहा है राजीव जी। तो ये स्थितियां बड़ी उलझी हुई है तमाम सहयोगी दलों के लिए, और उसमें जो बीजेपी है और बीजेपी का जो इकोसिस्टम है, वो उन सहयोगी दलों को कहीं पे भी सहज होने का कोई मौका नहीं दे रहा है, वो लगातार उन्हें असहज कर रहा है। अब ये सबों को ये सवाल सबको समझ में आ रहा है राजीव जी कि आरएसएस जो संस्था 1925 में बनी थी, अब 2025 के समय में खड़ी है, वो नागपुर जिनका हेड ऑफिस रहा, उन्हें औरंगजेब का कब्र इसके पहले तक तो 1925, 26, 27, 28 में कभी दिखाई नहीं दिया। अब अचानक से मुद्दे दिख रहे हैं, तो इसे कौन स्वीकार करेगा? तो ये मामला बिल्कुल कहते हैं कि पोलराइजेशन फैक्टर को काफी हायर लेवल पर ले जाने में अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारने में लगे हुए हैं लोग। और ये जो संकेत आपने भूमिका में दिया था कि मूल मुद्दे से हेडलाइन मैनेजमेंट करना, अरे कहां तो प्रधानमंत्री जी कहते थे ना खाएंगे ना खाने देंगे। दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां पर अगर हाईकोर्ट के जज के घर में जिस तरह से नोटों के बंडल मिले हैं, और देश में सवाल पूछा जा रहा है राजीव जी, जो नोटों के बंडल मिले हैं, प्रधानमंत्री जी तो कह रहे थे कि नोटबंदी लाया गया है, नोटबंदी के बाद से देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। उसमें हम लोगों को 500 और 1000 रुपया के पुराने नोट तो दिखे नहीं नोटबंदी के पहले वाले युग के, 500 रुपया के नोटों के ताजे ताजे नोट जो है वो नजर आ रहे हैं। देखिए जज महोदय जो भी टिप्पणी कर दे, अभी भी सफाई कर्मियों का जो बयान आ रहा है, जो एनएमडीसी पे वहां पे जो सफाई कर्मी है उन लोगों के जो बयान आ रहा है राजीव जी, आज भी उनको झाड़ू लगाते हुए जज साहब के घर के आसपास 500 के जले हुए नोटों के टुकड़े बरामद हुए। कल भी उन्हें टुकड़े मिल रहे थे।
तो सफाई करने को डेली टुकड़े मिल रहे हैं। अब जज साहब जो भी स्पष्टीकरण दें, लेकिन सवाल तो इसमें खड़े होंगे मोदी जी के ऊपर। उनका जो स्लोगन था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और हम लोगों ने देखा है न्यायपालिका के साथ साठगांठ की परिस्थितियां देश के लिए कितनी घातक रही है। वो राफेल के मामले से लेके चाहे अभी राहुल गांधी की सदस्यता के समाप्ति का मामला था राजीव जी, उसमें गुजरात हाईकोर्ट की किस प्रकार की टिप्पणी थी, वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। तमाम मामले, अभी आपको याद हो कि चुनाव के दरमियान में हम लोग लगातार चर्चा करते थे कि कांग्रेस के खातों को जो है कि आयकर इनकम टैक्स के नोटिस के आधार पर बंद कर दिया गया था। उन मामलों की सुनवाई इन जज साहब ने की थी। तो ये मामला ऐसा नहीं कि केवल जज साहब का मामला है, मामला यह है कि मोदी जी कहां सो रहे हैं, डबल इंजन सरकारें कहां सो रही हैं, और उनके जो बड़े दावे वादे थे वो दावे वादे बिल्कुल जो है कि वो केवल 500 के नोट नहीं जल रहे हैं। ये हमारी न्यायपालिका के ऊपर जो लोगों की आस्था थी वो आस्था जल रही है। मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की बात कही जा रही थी, वो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जल रही है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जो तमाम संस्थाएं हैं जिनको केवल विपक्षी नजर आता है, सत्ता पक्ष और तमाम संस्थान नजर नहीं आते हैं। 2018 के सीबीआई के मामले में भी राजीव जी, उस समय भी सीबीआई जांच में नाम आया था, एफआईआर दर्ज हुए थे जज महोदय के विरुद्ध, इसने उस मामले को रफा दफा कर दिया था। ये तमाम सवाल है खड़े आज के दौर में। तो वो उनके समर्थक दल तो अलग, सहयोगी दल तो अलग परेशान है, और दिल्ली में जो भ्रष्टाचार की ये कालिक दिखी, जो वीडियो उसमें देख रहे सबों को हैं, संसार किया। ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो मैं बता रहा था शुरुआत में कि सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को, वीडियो को, इन सबको अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया कल रात को, और वो ये वही वीडियो है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर इसे जारी किया है। तो समझ सकते हैं आपकी परिस्थितियां कहां तक बदल चुकी हैं, कहां तक बढ़ चुकी हैं। ये बात हम कर रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा की, जिनके घर पर आग लगी, और आग लगी तो वहाँ से करोड़ों रुपए के जो नोट हैं वो भी जल गए, और उसके बाद ये पोल खुली कि इनके घर में तो इतने नोट रखे हुए थे। क्या सच है क्या झूठ है, इसकी तहकीकात हम लोगों ने नहीं की है। जो खबरें आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से जो खबरें मिली हैं, उन्हीं खबरों के आधार पर और मीडिया के जो सोर्सेज हैं उसके आधार पर हम ये बात आप तक रख रहे हैं। और इसमें आगे जांच होना बाकी है। लेकिन जो बात यहाँ कह रहे हैं राहुल लाल जी, बहुत इंपॉर्टेंट, कि अब यहाँ सफाई कर्मियों को भी ये जले हुए, अधजले हुए नोट मिल रहे हैं। तो क्या माना जाए? नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि 15 लाख हर के खाते में, सबके खाते में लाएंगे, काला धन खत्म करेंगे, नोटबंदी की, जीएसटी लेके आए, सब कुछ लाए। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? जेबें खाली हैं और मूल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। दूसरी तरफ आरएसएस जो कह रहा था कि आज की तारीख में औरंगजेब का मामला अप्रासंगिक है, उसको वो मामला प्रासंगिक लगने लगा है। मतलब मौजूद है आज की तारीख में कब्र खोदी जानी चाहिए, ये आरएसएस का भी मानना है, यही कह सकते हैं। लेकिन किनकी कब्रें खोदेंगे आप, अगर पूछा जाए तो सवाल बहुत बड़ा हो जाता है और विश्लेषण तो और भी बड़ा हो जाएगा। जयशंकर जी सही कह रहा हूं। और सबसे बड़ी चीज कि अगर बिहार की तरफ जाइए तो ये पहली बार है कि नीतीश बाबू को इतना भयंकर सामना करना पड़ रहा है विरोध का। चिट्ठी, खुलेआम चिट्ठी, यह अपमान है। मुख्यमंत्री का अपमान करना, कोई हिम्मत नहीं करता, लेकिन यहां संगठन जो है वो अपमान कर रहा है कि नहीं आएंगे जी आपके यहां, क्योंकि आप हमारे खिलाफ सरकार के साथ हैं और हमारे खिलाफ आप कानून लेके आ रहे हैं। क्या कहेंगे, इसका कितना असर पड़ता हुआ दिखाई देता है यहां बिहार से लेकर उधर बेंगलुरु में जो आज बैठक खत्म हुई है आरएसएस की, वहां तक आपकी नजर से? जयशंकर जी। राजीव जी, देखिए, एक तो प्रेम कुमार सही कह रहे थे कि नीतीश कुमार की जो ताकत रही है बिहार में, उसमें लौकुश के अलावा मुसलमान रहे हैं। लेकिन नहीं, सिर्फ लौकुश और मुसलमान नहीं, मुसलमान भी कम रहे हैं। जब से वो बीजेपी के साथ गए तो मुसलमान बड़े पैमाने पे तो आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन के साथ रहते थे, लेकिन कुछ एक हिस्सा जरूर था जो उनके साथ भी नीतीश कुमार को मानते थे कि भाई बैलेंस करके चलते हैं और दंगा फसाद नहीं होने देते हैं, और जब भी हमारे मसाइल आते हैं तो उसमें हमारी तरफ उनका झुकाव होता है। तो उसके चलते मुसलमान थे। लेकिन सबसे अधिक जो है राहुल जैसा करें महादलित थे, और एमबीसी अत्यंत पिछड़ी जातियों के लोग थे। वो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत है। अब सबसे बड़ी बात यह हो गई है कि इस अगले चुनाव में लगभग पूरे बिहार को ये इल्हाम हो गया है कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले तो नहीं हैं। गठबंधन जीतेगा हारेगा वो एक अलग बात है, लेकिन अगर जीतेगा तो भी नहीं बनेंगे, हारेंगे तब तो कोई बात ही नहीं है। तो अब उसके बाद जो है वो लौकुश के लोग
ये अत्यंत पिछड़ी जातियों के लोग, महादलित समाज के लोग किस ओर रुख करते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसमें एक तब तो यह है कि अगर आरजेडी और कांग्रेस और वाम दलों का जो गठबंधन है वो कितनी मजबूती के साथ महादलितों के बीच या अत्यंत पिछड़ी जातियों के बीच घुसपैठ कर पाता है, ये देखने वाली ही बात है। अल्पसंख्यकों के पास तो कोई विकल्प है नहीं, वो रहेंगे तो इधर ही रहेंगे। थोड़ा बहुत अगर बीजेपी के लोग कोशिश करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वहाँ फिर से एक बार कड़े रुख के साथ खड़ा करें, बीच में मैदान में लाएं, उनसे कड़वी कड़वी बातें कराएं और सांप्रदायिकरण करने का उनको एक मौका मिल जाए। और इस घटना को भी वो लोग, भाजपा के लोग, इसी रूप में भुनाने की कोशिश करेंगे, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के रूप में, कि चूंकि मुसलमान तो जा रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस के साथ, वाम दोनों के साथ, तो हिंदुओं तुम लोग भी एक हो जाओ। अब ये एक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, उसमें कांग्रेस कितना डेंट करेगी। सवर्ण समाज में कांग्रेस का जो भी थोड़ा बहुत जनाधार रहा है, क्योंकि अभी कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उसके पास नेता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कार्यकर्ता नहीं है, ना कोई संगठन है। अब कृष्णा वल्लूर के जरिए नई जान फूंकने की कोशिश हो रही है, लेकिन इतनी जल्दी संगठन खड़ा हो पाएगा ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन फिर भी एक नई बात तो हो ही नहीं जा रही है, और सिर्फ मुसलमान तो जिता नहीं सकते हैं, बात भी सबको मालूम है। तो उसी को देखते हुए अगर महादलितों में, अत्यंत पिछड़ी जातियों में, ओबीसी की अन्य जातियों में, अदर देन यादव, क्योंकि बीजेपी की कोशिश अभी थोड़ी बहुत मतलब कुर्मी समाज में, कुशवाहा समाज में उपेंद्र कुशवाहा वगैरह के साथ तो है ही है, दलितों में भी जीतन राम मांझी हैं या ये चिराग पासवान हैं, इनका अपना जो भी है उसके जरिए वो अपना पैठ बनाएगी। अब उसमें आरजेडी के लोग अदर देन यादव समाज में घुस पाते हैं कि नहीं घुस पाते हैं, ये देखने वाली एक बड़ी बात होगी। लेकिन यह है कि बहुत मुकाबला रोचक होगा चुनाव का, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और नीतीश कुमार बेचारगी की हालत में हो गई हैं। आज उनके मतलब तरस ही आता, हमारे जैसे लोगों को भी जब देखते हैं उनके वीडियोज़ के साथ वो राष्ट्रगान हो रहा है और वो मुख्य सचिव को हाथ पकड़ करके कुछ कहना चाहते हैं, वो बताते हैं मुख्य सचिव की नहीं देखिए अभी राष्ट्रगान हो रहा है, वो फिर हाथ जोड़ लेते हैं, नमस्ते करना शुरू कर देते हैं। मतलब इस बेचारगी की हालत में चले गए हैं नीतीश कुमार की, उस पर तरस आता है। और लेकिन इसके वही पात्र हैं, मतलब इसके जिम्मेदार भी वही हैं। आज की जो हालत है, अगर वो पहले उसी हिसाब से रह जाते जो अपने उनका एक सेकुलर क्रेडेंशियल रहा है, क्योंकि अवसरवाद की राजनीति करने के तो महारथी हो चुके हैं वो, लेकिन इसके बावजूद सेकुलरिज्म से कभी उन्होंने समझौता नहीं किया कभी भी। और लेकिन अभी हाल में जो घटनाएं बिहार में हुई हैं, जैसे एक ढोंगी, एक पाखंडी लड़का है, क्या नाम है उसका, भोगेश्वर धाम या बागेश्वर धाम, वो जो है कौन शास्त्री है, वो जाकर के अपना प्रोग्राम कर रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री, हाँ धीरेन्द्र शास्त्री है, पता नहीं क्या है, वो फ्रॉड है बेसिकली। लेकिन अब उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना, वो आपके राज्य में जा करके बोल रहा है कि साहब सारे हिंदू एक हो जाएं और हिंदू राष्ट्र बनने में कोई देर नहीं रहेगी, तो संविधान के विरुद्ध बात कर रहा है। तो नीतीश कुमार को तो उसी समय अलर्ट, हालांकि नीतीश कुमार के कुछ बयान वान आए थे, लेकिन बयान से बात नहीं बनती। आप संविधान के संरक्षक हैं, आपको उसमें उस ढंग से एक्ट करना चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दे आए जिसपे नीतीश कुमार माइनॉरिटी के सामने एक्सपोज हुए हैं, उनका जो सेकुलर क्रेडेंशियल रहा है वो ध्वस्त हुआ है। तो वो तो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन उसमें खतरा वही है कि भारतीय जनता पार्टी इसको धार्मिक ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के नज़रिए से उसको बात को आगे बढ़ाएगी। और लेकिन वही है कि अगर पिछड़ी जातियों को, अन्य पिछड़ी जातियों को और महादलितों का ये लगने लग जाएगा कि साहब 1990 के बाद जो पिछड़ी जातियों का ही राज रहा है या दलितों की भागीदारी रही है, महादलितों की भागीदारी है, और रही है, अगर भाजपा की सरकार बन जाएगी तो वो हमारा सब छीन जाएगा और भाजपा किसी न किसी सवर्ण को ला करके बिठाएगी हमारे सर के ऊपर। तो वो भावना जो बढ़ रही है धीरे धीरे, वो कहीं ना कहीं अगर उस पर आरजेडी और कांग्रेस और ये जो वाम दलों के लोग हैं इस पर फोकस करके उनके बीच अगर घुसपैठ कर सके, वाम दलों का है काफ़ी, मतलब जो खासतौर से CPI-ML विनोद मिश्र के लोग हैं जो IPF जिनका पहले था, उन लोगों की एक अच्छी घुसपैठ है। तो अगर ये लोग मिल करके ईमानदारी से गठबंधन बनाएं और लोगों के बीच में जाना शुरू करें, देखिए हाइपरबोलिक होना कोई ज़रूरी नहीं है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे ये हो। एक अचानक 4 दिन में कांग्रेस इतनी उठ खड़ी होगी और इतनी मजबूत हो जाएगी, ये सोच से परे की बात है। लेकिन हाँ, अगर ईमानदारी के साथ मिले जुले रहेंगे लोग तो NDA का गठबंधन ध्वस्त होने में कोई बहुत
असंभव सा काम तो नहीं लगता है, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। दूसरी तरफ जो बात आई है, जैसे जस्टिस यशवंत वर्मा की बात के बारे में, जी ये न्यायपालिका का सबसे भ्रष्ट चेहरा जो है आज हमारे सामने है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, हालांकि मतलब पता नहीं ये कहाँ तक किस रूप में जाएगा ये बात नहीं मालूम है, लेकिन न्यायपालिका में अगर जजों के यहाँ तलाशी होनी शुरू हो जाए, हालांकि उनको इम्यूनिटी मिली हुई है जजों को, कैबिनेट मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, कि उनके यहाँ इस तरह का काम नहीं होता है, लेकिन अगर हो जाए तो सबसे अधिक काला धन तो उन्हीं के यहाँ मिलेगा। और जिस तरह के उन्होंने फैसले दिए हैं उसके बदले में, चाहे वो राजनीतिक लाभ अर्जित किया हो उन्होंने या फिर आर्थिक लाभ मिला हो उनको, जिस तरह का नोटों की बोरियां भरी हुई बोरियां, वो तो अगर आग नहीं लगी होती उनके उस स्टोर रूम में या कमरे में, जो भी है, कैसे लगी ईश्वर जाने, तो ये बात भी खुल करके नहीं आती। उसके बावजूद गलतफहमी करते हमारे जज साहब कह रहे हैं कि साहब हमको तो पता भी नहीं था कहाँ से पैसा आया, पहले तो नहीं बताया था, फायर ब्रिगेड वालों ने तो नहीं बताया था, पहले जो जांच रिपोर्ट आई थी उसमें भी नहीं था, बाद में पता नहीं कैसे पैसा आ गया, कहाँ से आ गया, किसका था, हमको कुछ भी नहीं मालूम, हम तो भोपाल में थे। अरे ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, आपके घर के स्टोर रूम में तो अगर बोरियों में नोट भरे हुए हैं और आग लगने के बाद सब जले हुए टुकड़े इधर उधर मिल रहे हैं, अब वो कैसे गायब कराया गया? सवाल तो ये है, वो कहाँ नोटों की बोरियां गई कहाँ? क्योंकि पुलिस अभी बता रही है, फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट शुरू में दे दिया उन्होंने। लेकिन इस मामले में और चाहूँगा कि मतलब जस्टिस संजीव खन्ना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे हैं, उनका जो फैसला है, उन्होंने जो किया है, वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और उससे लगता है कि अभी भी जुडिशरी में जान बाकी है। और मुझे याद है कि संजीव खन्ना के पिताजी जस्टिस HR खन्ना थे। उन्होंने जब एक फैसला दिया था आपातकाल के ज़माने में, तो कहा गया था कि जस्टिस खन्ना की मूर्तियां पूरे देश में लगाना चाहिए, जगह जगह लगाना चाहिए, ये फ्री जुडिशरी के सबसे बड़े स्तंभ है। आज संजीव खन्ना उसी रास्ते पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे क्या करेंगे, किस तरह के फैसले होंगे, क्योंकि इसी तरह के कुछ फैसलों के बाद यशवंत चंद्रचूड़ के बारे में, अरे ये धनंजय विष्णु चंद्रचूड़ के बारे में भी इसी तरह की उम्मीदें लगाई जा रही थी, और बाद में भगवान की राय पे या भगवान से परामर्श लेकर के वो फैसले देने लग गए, या गणेश पूजा करवाने में प्रधानमंत्री को बुलाने लग गए। तो ये सारी चीज़ें कोई सोच नहीं सकता था, तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये जरूर है, एक तो ये नीतीश कुमार के प्रति अल्पसंख्यकों का जो भी थोड़ा बहुत रहा है वो मोहभंग हो गया है। दूसरी तरफ जुडिशरी का चेहरा एक्सपोज होकर के आ रहा है। संजीव खन्ना के रहते अगर ठीक से जांच होकर के आ जाएगी, उन्होंने जो अपना कमेटी बनाई है और जो आदेश दिया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा से सारे काम ले लिए जाएंगे, कोई केस उनके पास सुनवाई के लिए नहीं जाएगा, और बहुत सारी बातें उन पर जो बंधन लगाए हैं, उसको देखते हुए लग रहा है कि शायद इससे कुछ निकल करके आएगा। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के जो वकील लोग हैं, उनका जो जिस तरह से विरोध हुआ है, इसका मतलब कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इनका रुख रवैया ऐसे ही रहा होगा। पता नहीं, मुझे ठीक से नहीं है, लेकिन कहीं देख रहा था मैं कि शायद वो कुलदीप सेंगर को भी जमानत देने वालों में इनका नाम भी रहा है। पता नहीं सच है कि नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे कभी कभी इस तरह की बातें भी आ रही थी। तो ऐसे फैसले देने वालों ऐसे तो नहीं दे सकते, कुछ ना कुछ तो उसके पीछे रहा होगा। लेकिन वो अकेले नहीं है राजीव जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अकेले नहीं है। जुडिशरी में इस तरह के लोगों की भरमार है। बिल्कुल, कुछ लोगों को तो उन्होंने देखा भी है, इसलिए ऐसा नहीं है। और आरएसएस के बारे में देखिए, आरएसएस तो मैं बहुत पहले से ही बात करते रहा हूँ कि वो दशानन है। उनके जैसे रावण के 10 सिर थे, उसी तरह से अब इनके कितने सिर हैं। कई बार तो बीजेपी में भी कई सिर दिखाई देता है, आरएसएस में भी कई सिर दिखाई जाते हैं। मोहन भागवत कुछ बोल रहे हैं, होश बोले कुछ बोल रहे हैं। घूम फिर करके उनको लगता यही है, जब परखते हैं लोग कि साहब वो इससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब औरंगजेब को लेकर के जिस तरह की बातें करी जा रही हैं, ये बातें नहीं कह रहे हैं कि भाई औरंगजेब का सेनापति कौन था, शिवाजी से लड़ने के लिए कौन गया था? राजा जयसिंह थे, सवाई राजा जयसिंह थे, सेनापति वो थे। औरंगजेब तो कभी शिवाजी के सामने आया भी नहीं, कोई लड़ाई भी नहीं लड़ा उससे, वो बातें नहीं कहेंगे। अकबर का सेनापति कौन था? राजा मान सिंह थे। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो राजा मान सिंह लड़ रहे थे अकबर के लिए राणा प्रताप से, ये तो कभी नहीं बताएंगे। अभी राणा सांगा के बारे में सांसद रामजीलाल सुमन ने कोई बात कर दी, उस पर लोगों को बड़ा ये हो गया, हंगामा मचाने शुरू कर दिया है। भाई राणा सांगा ने सच है कि बाबर को बुलाया था, इब्राहिम लोदी को परास्त करने के लिए उसकी मदद मांगी थी उन्होंने, ये बात तो इसमें कोई डिनाइल नहीं है। अब दूसरा ये भी है कि जब खानवा का युद्ध हो रहा था बाबर में और राणा सांगा में, तो हसन खान मेवाती जो मेवात के थे, वो गए थे राणा सांगा के पक्ष में लड़ने के लिए। ये बात नहीं बताएंगे लोग।
ये आरएसएस के लोग हौसले साहब या ये जो नए नए विद्वान इनके पैदा हो गए हैं, ये कभी नहीं बताएंगे। मुझे याद अच्छी तरह से, मैंने पढ़ा था कि साहब वो बाबर ने लिखा, पत्र लिखा हसन खान मेवाती को कि बाबर भी कलमा गो है और हसन खान मेवाती भी कलमा गो है, तो इस युद्ध में हसन खान मेवाती को बाबर का साथ देना चाहिए। हसन खान मेवाती ने कहा था कि बेशक बाबर भी कलमा गो है, लेकिन हमारा दायित्व तो है, हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध करें, तो हम राणा सांगा के साथ रहेंगे और तुम्हारा मुकाबला करेंगे। हसन खान मेवाती वहां मारे गए थे। तो ये बातें लोग नहीं बताएंगे, इसमें इनको शर्म आती है बताने में, लेकिन ये जरूर कि हाँ औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेब। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब आरएसएस को जब लगता है कि जयशंकर जी पढ़ लिख के थोड़ी यहाँ ये लोग बहस करते हैं। ये एक फिल्म देख लिए छावा, उस फिल्म में थोड़ा सा घुमा फिरा कर जो चीजें दिखाई गई हैं, इनकी आत्मा जो है वो बाहर निकल आई, खून खौलने लगा, बस निकल पड़े विरोध प्रदर्शन के लिए, वही चल रहा है। और आप जो कह रहे हैं, आप तो तार्किक बातें कह रहे हैं, आप रिसर्च की बातें कह रहे हैं, आप पढ़े लिखे लोगों की जमात वाली बात कर रहे हैं। यहाँ पे वो बात ही नहीं है। यहाँ तो सीधा है कि चलो वहां आग लगी है, अब आग लगी ना लगी, लेकिन लगी है, किसी ने कह दिया तो चल दौड़ो उधर और लगाना है। वहां पर पानी नहीं डालना, पानी डालने के लिए नहीं। जिस तरह से नागपुर में दंगे कराए गए, मतलब सोचने की बात हो सकती है राजीव जी। नागपुर जैसे शहर में जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है, दंगे कभी नहीं होते थे वहां पे। बिल्कुल, वहां दलितों में, इन लोगों में, सवर्णों में संघर्ष तो होता था, लेकिन कभी भी सांप्रदायिक दंगे नहीं होते थे। लेकिन वहां पर भी मुख्यमंत्री वहीं से हैं, नितिन गडकरी जी वहीं से हैं, और दंगे करा दिए गए। तो ये तो खैर इनकी कोशिश रहेगी। बिहार चुनाव से पहले भी देखिएगा कुछ न कुछ ये लोग खुराफात जरूर करेंगे ताकि उनको सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का और ज्यादा मौका मिले, हिंदू मुसलमान अलग अलग करने का। हालांकि ये कोशिश उन्होंने एक बार 2015 में भी की थी, बहुत बुरी तरह से मात खाए थे। अब इस बार क्या करेंगे, अब नीतीश कुमार क्या करेंगे, जब से इतने मुस्लिम संगठनों ने उनका विरोध किया है, बहिष्कार किया है। अगर उनके अंदर थोड़ी बहुत भी, पता नहीं कब होश में रहते हैं, कब वो बेहोश हो जाते हैं, लेकिन होश में रहते हैं, अगर उनकी आत्मा जगेगी तो शायद हो सकता है उनको सोचने पर मजबूर करे कि देखिए आपके राजनीतिक फैसलों के चलते आज एक बड़ा समाज जो है आपसे किस तरह से कट गया है, किस तरह से आपसे असंतुष्ट हो गया है, किस तरह से आक्रोशित हो गया है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड राउंड में जरा नीतीश बाबू की पॉलिटिक्स पे और चर्चा हम करेंगे, सेकंड राउंड जब आते हैं। संजय जी, जरा आपसे भी समझूं, बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से आप जानते हैं, और साथ साथ इधर जो आरएसएस की राजनीति चल रही है उस पर भी। सबसे बड़ी चीज आऊंगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आरएसएस की जो ये बैठक हुई है, उस बैठक में 32 संगठनों के प्रमुख पहुंचे, लेकिन बीजेपी का प्रमुख क्यों नहीं पहुंचा? आप लोगों को ध्यान है कि जेपी नड्डा पहुंचे थे? मुझे ध्यान नहीं है कि जेपी नड्डा का कहीं नाम नहीं था। खैर, उस पर चर्चा हम करेंगे कि जेपी नड्डा आखिर क्यों नहीं पहुंचे आरएसएस के इस सम्मेलन में, 3 दिवसीय सम्मेलन जो था। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो जरूर बताइएगा। लेकिन बिहार में, बिहार की सियासत को इतने नजदीक से आप देखते आए संजय जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि जब सामने चुनाव है, बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है नीतीश बाबू को, आखिर क्या यहां सोची समझी रणनीति के तहत सब कुछ नीतीश बाबू के खिलाफ हो रहा है, या यहां यह मान लिया गया है कि अब आने वाला वक्त जो है वो बीजेपी का है, नीतीश बाबू पूंछ पकड़ के बैतरणी पार कर जाएंगे? बिल्कुल, मुझे यही लगता है। और ये हो ना हो, बीजेपी की जो कोशिशें हैं उसका असर है। मतलब इस तरह से विरोध करने नहीं आते लोग, बैकआउट करते, लेकिन इस तरह से विरोध करने का कोई मतलब नहीं है, वो तो बताया जा रहा है बाकायदा। और हो सकता है कि ये भी करवाया गया हो किसी न किसी से, माने बीजेपी या बीजेपी के समर्थकों में किसी ने ये विरोध भी करवाया हो। माने कुल मिलाकर के बीजेपी की योजना या रणनीति इस बार के चुनाव के लिए तो यही है कि नीतीश को जीरो कर देना है, या नीतीश को जीरो के करीब पहुंचा देना है, उनके पास कोई समर्थन ना रहे, वो बहुत कमजोर हो जाए, ताकि ये झंझट ही ना रहे कि मुख्यमंत्री बनाने के समय कोई ये सब विवाद हो। और जाहिर है बीजेपी की योजना जीतने की है, और जिस ढंग से वो दिल्ली चुनाव जीत गई, तो अगर उसको बिहार भी जीतने की उम्मीद हो तो हम लोग कुछ गलत नहीं कर सकते। पूरी व्यवस्था, पूरा सिस्टम उसके साथ है और सब लोग उसका साथ दे रहे हैं, तो वो जीत ही जाए तो कौन सा आश्चर्य होगा। और वो जीतने के लिए सिर्फ ध्रुवीकरण तो करती नहीं है, और ध्रुवीकरण किस हद तक कर रही है वो हम लोग देख रहे हैं, और उसका ये असर है, ये उसका असर है।
मैंने औरंगजेब का मामला साधारण नहीं है और बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि कैसे शुरू हुआ और कैसे बढ़ाया गया और कैसे कहां पहुंचाया गया। एकदम अगर आप शुरू से देखें कि पहला बयान किसका था, दूसरा बयान क्या था, तीसरा बयान क्या था, तो एकदम क्रमबद्ध रूप से साबित होता है। कुछ उसमें बताने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है कि एकदम जानबूझकर करवाया गया है और जहां एक्शन लेना चाहिए था वो एक्शन नहीं लिया गया, वो सब दिखाई दे रहा है। और कहने की जरूरत नहीं है कि वो सब बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। और बिहार में बीजेपी का जो जोर है, बीजेपी के जो लोग गए रहे हैं, उसमें जयशंकर जी ने जिस बाबा की बात की और वो बाबा प्रधानमंत्री के भाई हैं वगैरह वगैरह, वो सब करके तो बीजेपी अपना काम जैसे करती है वो कर रही है और ये उसके काम का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ईवीएम, तीसरा हिस्सा वोटर लिस्ट, चौथा हिस्सा इस तरह की तमाम चीजें, तो वो सब तो कर ही रही है। तो इसलिए बीजेपी को अगर ये उम्मीद हो कि हम जीत जाएंगे और जीत जाए तो वो तो बाद की बात है। अभी उसकी कोशिशें उस लाइन पे है और उसमें वो सब जो है योजनाबद्ध ढंग से जैसे चलना चाहिए वैसे चल रहा है और उसमें नीतीश को खत्म करना या नीतीश की पार्टी को खत्म और कमजोर कर देना उनका टारगेट है, उनकी योजना का हिस्सा है। तो उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई शक मुझे नहीं है और वो चल रहा है। अंत में क्या होगा वो बहुत बाद में पता चलेगा। और बीजेपी जैसे करती है कि हिंदू वोट बांटने के लिए भी एक खड़ा कर दो, कुछ कैंडिडेट अपने खड़ा कर दो और मुसलमान वोट के लिए भी एक खड़ा कर दो, ये सब करती रहती है बीजेपी, तो सब करेगी। तो अंततः क्या होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन चूंकि करती सिर्फ बीजेपी ही है या बीजेपी ही कर पाती है, तो बाकी लोग करेंगे तो तुरंत उसको हिंदू विरोधी कहा जाने लगेगा। लेकिन बीजेपी करेगी तो कोई नहीं कहेगा कि वो मुसलमान विरोधी है, या कोई कहता नहीं है, या कहने की जरूरत नहीं है वगैरह वगैरह, जो भी बात आप उसको जैसे भी देखें। तो अगर कोई भी, अगर नीतीश अगर कुछ भी बोले या कांग्रेस की तरफ से कुछ भी कहा जाए तो तुरंत हो जाएगा कि हिंदू विरोधी या मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं। दोनों में जो बोले सो, और ये संतुष्टिकरण करते रहेंगे खुलेआम बेशर्मी के साथ। तो इसलिए इसमें क्या होगा अंततः वो तो बात की बात है। जो हो रहा है वही गलत है, नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद हो रहा है। और सबका साथ है, सबका साथ है, जो कुछ कर सकता है वो, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो उसमें बीजेपी अगर जीत भी जाए तो कोई बात नहीं है, और जीतने के लिए उसका पैसा है, ताकत है, तो वो सबका इस्तेमाल कर रही है। और मौका है कि अभी ले आए, वो भी अपना वक्फ बिल भी ले आए, तो और उसका विवाद वो चलता रहेगा, वो निपटेगा नहीं, उसको निपटने नहीं दिया जाएगा और चुनाव तक वो सब चलता रहेगा वगैरह वगैरह। तो वो सब उनकी रणनीति का हिस्सा है और वो जैसे करते हैं वैसे कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो सब काम, उससे उनको कामयाबी मिल रही है, तो इसलिए वो करते रहेंगे। जहां तक ये जज साहब के पास पैसे वाला मामला है, तो ये तो बड़ी क्लियर है कि भाई पैसा 14 या 15 तारीख का मामला, 14 तारीख की रात का मामला है और खबर छपी 21 तारीख को, तो 5-6 दिन तो खबर दबा के ही रखी गई थी ना। खबर तो उसी दिन बता दी जानी चाहिए थी कि ऐसा ऐसा हुआ है, हम इंक्वायरी करेंगे, बात खत्म। इंक्वायरी नहीं करने का कोई मतलब ही नहीं था। तो अब इतने दिन बाद उस खबर को, वो उस वीडियो को अपलोड करने का क्या मतलब है? दिल्ली के मैंने जो सूत्रों से अखबारों में जो खबर छपी है वो यही कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने चीफ जस्टिस को दिया था। तो अब उसके बाद चीफ जस्टिस, मैंने सुप्रीम कोर्ट के बयान में कहा गया कि हमने ट्रांसफर इसलिए नहीं किया गया है, जो र्यूमर है जी। तो ट्रांसफर किस लिए किया था? और ट्रांसफर वो रूटीन ट्रांसफर तो था नहीं। तो मामला तो गड़बड़ है और उसको छिपाने दबाने की पूरी कोशिश हो रही थी। और जब छिपाने दबाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे हो रही थी, अदालतों के लेवल पे हो रही थी, मीडिया के लेवल पे हो रही थी, और हुई है जो दिखाई दे रहा है, तो हम कैसे उम्मीद करें कि इसमें जो जांच होगी वो ठीक हो जाएगी? और कौन वो जांच करेगा जो ठीक होगा? सीबीआई ईडीआई की जांच में तो हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। हम जानते हैं 2% रेट है उनका सक्सेस का, और वो ये जांच अभी शुरू नहीं किए हैं। और अगर जज की जांच की बात करें तो जो जज लोया का जो हाल हुआ वो कौन करवाना चाहेगा अपना? अगर जज लोया की हत्या नहीं हुई होती, या हत्या की जांच हो गई होती, या उनको 100 करोड़ रुपए दिए जाने का ऑफर नहीं होता, तो मैं मान लेता कि हाँ, जज में कोई डरेगा नहीं। लेकिन अगर जज को इस इंक्वायरी में बैठा दिया जाए तो किसको हिम्मत होगी जो वो निष्पक्ष होकर के जांच करे इस हालत में, जब दिखाई दे रहा है कि सरकार क्या चाहती है या ताकतवर लोग क्या चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसकी इंक्वायरी ठीक हो पाएगी। जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, आरएसएस का सिस्टम काम कर रहा है, तब तक इसकी इंक्वायरी हो ही नहीं सकती है। पिछले तमाम मामले गवाह हैं। उसमें एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के पिछले जज का है, जिसके बारे में अभी संसद में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 3 महीने में सिर्फ ईमेल भेजकर
वो इस बात की पुष्टि कर पाए हैं कि जो लोगों ने आवेदन दिया था, जिन 55 लोगों ने आवेदन दिया था, उनके सिग्नेचर है कि नहीं, और वो सभी लोगों ने भी कंफर्म नहीं किया। 3 महीने में 55 लोगों का सिग्नेचर कंफर्म नहीं हुआ है, तो कार्रवाई क्या होगी और कब होगी और किस लिए होगी? और जब जज साहब अपना फैसला कर रहे हैं, मुझे पता नहीं जज साहब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं, फैसला कर रहे हैं कि नहीं, इस मामले में एक अच्छी बात हुई है कि उनको फैसला नहीं करने दिया। तो जो व्यवस्था है उसमें जांच वांच का तो कोई मतलब ही नहीं, हो ही नहीं रही जांच, और होगी कैसे जब अगर ये जस्टिफाई किया जा सका कि जज लोया की मौत की जांच की जरूरत नहीं है और करीब करीब 10 साल हो गए, सारी बातें किताब के रूप में वैसे सब कुछ सामने है, लेकिन उसकी जांच नहीं करे, तो कैसे कोई उम्मीद करेगा कि जज जो है निष्पक्ष होकर काम करेगा? और अगर जज साहब कह रहे हैं मेरा पैसा नहीं था, तो हो सकता है उनके दबाव में हो, उनसे कहा जाता हो कि पैसे लो, काम करो, और पैसा टेम्पो में फिर कहीं भेजा जाना है। अगर ऐसा कुछ होगा तो कोई, हम लोग कैसे जान सकते हैं? और जज साहब क्या करेंगे? उनकी मजबूरी है। हर कोई तो नौकरी नहीं छोड़ सकता है ना, और हर कोई लॉयर होने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। तो जज साहब को ही अगर फंसा दिया गया हो तो हम लोग कैसे जानेंगे या कैसे पता चलेगा? और वो इंक्वायरी में कैसे साफ होगा जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे या अमित शाह गृह मंत्री बने रहेंगे और आरएसएस अपने पावर में रहेगा? तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होना जाना है। जो है वो अपने आप में पर्याप्त है, पर्याप्त गंभीर है, और यही बहुत बड़ी बात है कि 1 हफ्ते बाद खबर छपी और उसके बाद फिर उसको घुमाने फायर चीफ से कहलवाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञप्ति जारी करके कहा कि हमने उसके रिव्यूअर्स के लिए ट्रांसफर नहीं किया है। बहुत बड़ी बात संजय जी, बहुत बड़ी बात है। और अगर चीफ जस्टिस की ये स्थिति है तो आगे क्या होगा? कौन जांच करेगा? कैसे जांच होगी? मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं चीफ जस्टिस ने और हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस ने, इन दोनों ने, सीजेआई ने और इधर हाई कोर्ट ने, दोनों ने 3 सदस्यीय जांच टीम जो गठित की है उसमें 3 अलग अलग हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं। अब देखते हैं वहाँ से क्या रिपोर्ट आती है। दोस्तों, बात यहाँ जुडिशरी की भी हो रही है और उसमें दिल्ली में जो हुआ है, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर जो आग लगी और उसके बाद वहाँ वो सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, जो कहते हैं वही हो गया। एक तो आग लगी और खुलासा ये हो गया कि उनके यहाँ नोटों की गड्डी थी और उसके बाद वो नोट छिपाने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। और उसमें एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने नोटों की जो गड्डी या आग अधजले नोटों की का जो वीडियो है उसको शेयर कर दिया है, उसको अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है। उसके बाद और तहलका मचा हुआ है, जांच कमेटी जांच कर रही है। उधर जब इनका ट्रांसफर हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो बार एसोसिएशन है वो कह रहा था कि डस्टबिन के कचरे को हम क्यों लेंगे अपने यहां। तो ये उनका ये सेंटेंस था कि आप हमारे यहां डस्टबिन के कचरे को भेज दिए और हम क्यों रखें। तो बात बहुत एक अलग तरह की है जुडिशियरी की। लेकिन उसके अलावा एक और भी इंपॉर्टेंट बात जो यहां संजय जी कह रहे थे, सीबीआई, ईडी, जांच एजेंसियां, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट अभी दी है। सुशांत सिंह राजपूत ने जो आत्महत्या की थी और उसमें रिया चक्रवर्ती का जो मामला आया था, और मीडिया ट्रायल से रिया चक्रवर्ती को इतना गुजरना पड़ा कि एक लड़की अपने आप को कैसे संभालेगी वो रिया चक्रवर्ती को देखकर लगता था। जबरदस्त मीडिया ट्रायल और रात दिन रिया चक्रवर्ती के खिलाफ हर तरह की खबर चलाई गई और वहीं से शुरुआत हुई थी उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने की। आप याद कीजिए, साजिश रची गई थी महाराष्ट्र के सरकार को गिराने की। लेकिन ये एक लंबी, एक अलग कहानी है, उस दिशा में हम नहीं जाएंगे। लेकिन यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि कैसे किसी की छवि को बर्बाद किया जाता है, खराब किया जाता है। वो आपने रिया चक्रवर्ती के मामले में देखा। 4 साल बाद इस केस का क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने सबमिट कर दिया है। उस रिपोर्ट को सबमिट कर दिया सीबीआई ने वहां बॉम्बे हाई कोर्ट में। परिणति देखिए। जरा आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, सिर्फ एक जानकारी थी इसलिए यह बात मैं कह रहा था। लेकिन इससे इतर, चाहे अगर बिहार की बात करें और उसमें भी नीतीश बाबू की सियासत, जिस पे हम कई बार खूब चर्चा कर चुके हैं, हमारे साथी, दर्शक साथी जो हैं वो उकता चुके हैं, परेशान, कई बार बोले आप लोग हमेशा नीतीश नीतीश करते रहते हैं। लेकिन अब क्या करें दोस्तों, नीतीश बाबू ही प्रासंगिक हैं। नीतीश बाबू की खबरें इतनी आती हैं कि उनके बारे में उनकी चर्चा हो जाती है, इसलिए आज फिर चर्चा हो रही है। ऐतिहासिक पुरुष हैं वो। ऐतिहासिक पुरुष ऐसे हैं कि राष्ट्रगान के समय वो अपने चीफ सेक्रेटरी से बात कर रहे होते हैं।
ऐतिहासिक पुरुष ऐसे हैं कि वो शहीदी दिवस पे जाते हैं 30 जनवरी को गांधी जी की प्रतिमा को वहां समाधि पे माल्यार्पण करने के लिए और तालियां बजाने लगते हैं। ऐतिहासिक पुरुष ऐसे हैं वो कि वो अब बुलाते हैं, दावत देते हैं इफ्तार पार्टी का, और आज इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं उनके यहाँ इफ्तार पार्टी चल रही है और वहां मुस्लिम संगठनों का बहिष्कार होता है। क्या कहेंगे अमलेंदु जी? राजीव जी, नीतीश कुमार ऐतिहासिक पुरुष भी हैं और सबसे ज्यादा संकटग्रस्त पुरुष भी हैं बिहार की राजनीति में खास तौर पे। और मुझे लगता है कि शायद अब ये उनकी राजनीति का अवसान जो है वो मतलब है बिल्कुल। और जैसा कि उन्होंने पिछले चुनाव में वायदा कर दिया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है, तो उसको वो साबित करने जा रहे हैं कि आखिरी चुनाव उनका वो था, तो उसकी तब वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब ये राजीव जी बिहार में नए समीकरण पैदा करेगा। नीतीश कुमार जिस तरीके से डाउन जा रहे हैं, नीतीश कुमार की छवि खराब हो रही है, और नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था को लेकर राजीव जी अब उनके सहयोगी दल जो हैं वो आवाज उठाने लगे हैं। अभी तक तो विपक्ष बात करता था, कांग्रेस सवाल उठाती थी, तेजस्वी यादव कहते थे कांग्रेस जंगल राज कह रही थी, तेजस्वी यादव राष्ट्र राज कह रहे थे। आज तो उनके सहयोगी जो है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा है कि उनकी जाति जो है उसके लोगों की जान मतलब जान ली जा रही है। ये कहना है चिराग पासवान का राजीव जी, महत्वपूर्ण बात है। वो कह रहे हैं कि उनकी जाति के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और जानें ली जा रही है और कानून व्यवस्था खराब है। तो ये गंभीर चिंता का विषय। तो यानी कि अब नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल राजीव जी बीजेपी ने जो तैयार किया है, एक तरह से कहा जाए तो अब उसका असर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इससे बीजेपी को फायदा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अब सवाल ये भी उठेंगे कि अगर नीतीश कुमार के पास ताकत नहीं बची है प्रशासन संभालने की, तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया क्यों हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने? भाई वापस ले लीजिए, आप समर्थन कह दीजिए नीतीश जी आपसे नहीं समझ रहा, हम अपना मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो बनाए बीजेपी, क्या दिक्कत है? अटल जी का सपना पूरा कर ले अभी। अब नीतीश बाबू कहाँ जाएंगे? आप इंडिया गठबंधन ने तो कह दिया है कि अब आप आएंगे भी तब भी आपको नहीं लेंगे, तो नीतीश बाबू तो कहीं जाने वाले नहीं है। तो हटाएं नीतीश बाबू को, अपना मुख्यमंत्री बनाएं और चलाएं प्रशासन, दिखाएं 6 महीना बचा है, 6 महीने में दिखाएं कि बीजेपी कितना अच्छा प्रशासन बिहार को दे सकती है। लेकिन ऐसा बीजेपी करेगी नहीं, क्योंकि अगर 6 महीने के लिए भी बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी तो अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारेगी। तो ये बीजेपी नहीं बना सकती किसी भी हाल में, ये उसकी रणनीति एक तरीके से है। लेकिन नीतीश कुमार के जरिए राजीव जी जो संदेश जा रहा है, अब आज जिस तरीके से उनके इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया गया, तो ये संकेत उन लोगों के लिए है जो दोनों थालियों में खाना चाहते हैं। जैसे कि अजीत पवार साहब हैं, अब बता रहे, उन्होंने कह रहे थे कि मुस्लिम भाइयों पे कोई भी आकर देखेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब चंद्रबाबू नायडू हैं, वहाँ हज हाउस भी बनवाएंगे और बताएंगे मोदी जी के साथ भी खड़े हुए हैं, वक्फ बिल पर साथ भी जाएंगे। तो ये दोनों नावों पे पैर रखना अब नहीं चलेगा, ये संकेत साफ तौर पर मिलने लगा है राजीव जी। तो ये एक शुभ संकेत भी आप कह सकते हैं कि राजनीति में बेवकूफ बनाने की कला जो नीतीश कुमार के पास थी, वो कला का अब एक तरह से कहा जाए वो भंडाफोड़ हो गया है कि नीतीश बाबू जिस कला से बेवकूफ बनाते थे वो आगे चलने वाला नहीं है, और दूसरे लोग भी सतर्क हो जाएं जो इस कला का जो है वो आजमाना चाहते हैं। तो ये राजीव जी वहां का है। जो आपने सुशांत सिंह राजपूत वाला राजीव जी, रिया चक्रवर्ती वाला आपने जानकारी दी, आपको याद होगा कि सुशांत सिंह राजपूत का जब मसला हुआ था उस समय बिहार का चुनाव आने वाला था, और उसके लिए ये सब जो था वो उस समय किया गया था। बाद में उद्धव ठाकरे के खिलाफ तो इसके बहाने फिर साजिशें शुरू हुई कि एक साथ 2 तीर से निशाना किया जाए, बिहार का चुनाव भी निपटा दिया जाए और उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी जो है वो माहौल बनाया जाए। तो डबल मोर्चे पर जो थी वहां मीडिया हमारा काम कर रहा था। अब सवाल राजीव जी ये है कि जिन लोगों ने उस समय रिया चक्रवर्ती को बदनाम करने का प्रयास किया या बदनाम किया, जिस मीडिया के लोगों ने, और जिस तरीके से बड़े दावे के साथ साथ जो बहुत सारी चीजें चलाई गई, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या इस देश के अंदर कोई संस्था बची है ऐसी जो इस तरह की चीजों पर कार्रवाई करे? या मीडिया का जो बनी हुई है स्वघोषित जो NBDS है, NDBS जो भी है, वो सब बने हुए, वो सब क्या कार्रवाई, किस लिए बैठे हुए हैं? आपका कहाँ एथिक्स है? तो एथिक्स पे भी बात होनी चाहिए ना मीडिया की। ये मीडिया जो करता है राजीव जी, इसकी बात होनी चाहिए। अब मीडिया ट्रायल का ही मसला राजीव जी एक तरह से देखा जाए तो कई सामने आते हैं। आप जजों के मामले में मीडिया ट्रायल आता है, हो सकता है जज साहब सही कह रहे हो, उनका पैसा नहीं है, जज साहब को फंसाने के लिए पैसा रख दिया गया हो कि जज साहब पैसा नहीं ले रहे हो, लो अब तुम्हारे रख देते हैं, आप तो कहोगे तुम पैसा ले रहे हो। लेकिन यहाँ एक बात और राजीव जी है कि वो जो उसके DG हैं या क्या है जो फायर ब्रिगेड के, उनसे जो बयान उनका जो बयान आया कि उनके लोगों को कुछ नहीं मिला, तो ये आखिर हो क्या रहा है इस देश में? आखिर कौन सा जादू, काला जादू कौन सा है
कि आग लगती है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो वीडियो जारी कर देता है, अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देता है, और फायर ब्रिगेड का डीजी कह रहा है कि उनके लोगों को कुछ नहीं मिला। तो जज साहब के खिलाफ तो जांच होती रहेगी, इस डीजीपी को कौन जो है राजीव सजा देगा जिसने कहा कि कुछ नहीं मिला था। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, सीजीआई साहब जो है, इस जो पुलिस का अधिकारी जिसने बयान दिया ये कुछ नहीं मिला था, उसके खिलाफ भी तो कुछ कार्रवाई करें, ये तो कर सकते हैं तुरंत। कम से कम इतना तो हो राजीव जी, जज साहब के खिलाफ तो होता रहेगा जब होगा, लेकिन इस पुलिस अधिकारी के खिलाफ तो हो। इस पुलिस अधिकारी के खिलाफ होगा तो वो बता देगा किसने कहा था उससे कहने के लिए, या नहीं भी बताएगा, सह लेगा। तो सीजीआई साहब कम से कम इतना जरूर कर दें कि जो उसने जो बयान दिया था जिस पुलिस अधिकारी ने कि कुछ नहीं मिला उसके लोगों को, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई राजीव जी जरूर कम से कम नौकरी से बर्खास्त किया ही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। प्रेम कुमार जी, जरा आरएसएस की जो रणनीति है उसमें भी देखिए, आरएसएस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है नागपुर हिंसा के बाद, और वहां पर आरएसएस के जो प्रवक्ता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि आज की तारीख में औरंगजेब प्रासंगिक नहीं है, ये गलत जो चल रहा है गलत दिशा में है, और इसका साथ आरएसएस नहीं देगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है 2 दिन पहले। लेकिन अब देखिए, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दत्तात्रेय होसबले करते हैं तो साफ साफ कहते हैं कि प्रासंगिकता है और हम बीजेपी के साथ हैं। ये आखिर चल क्या रहा? लेकिन तीसरी बात महत्वपूर्ण, क्या वहां हिंसा में बीजेपी थी? अगर बात की जाए जो नागपुर की घटना है, तो वो तो कॉल जो किया गया था वो बजरंग दल की तरफ से था और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से था। तो बीजेपी का नाम, बीजेपी का जिक्र कैसे आ रहा है? जरा ये समझना होगा, आपके जरिए समझना चाहता हूं कि आखिर कौन सी राजनीति चल रही है, कौन सी राजनीति करने की कोशिश यहां आरएसएस की तरफ से। जी शुक्रिया राजीव जी। एक पैटर्न चल पड़ा है, बीजेपी उस पैटर्न को फॉलो करती है और उत्तर प्रदेश से निकला हुआ पैटर्न है। उस पैटर्न में होता क्या है कि उकसाया जाता है, और इस हद तक उकसाया जाता है कि किसी तरह से 2-4 पत्थर भी आए मुसलमानों की तरफ से और घटना को होने दिया जाता है। और घटना जब होती है, जाहिर बात है एक तरफ से पत्थर चलते हैं, दूसरी तरफ से चलते हैं, और हमने तो ऐसे भी दृश्य देखे हैं कि पुलिस जिस दिशा में आगे बढ़ रही होती है उस दिशा से ही साथ में घुस-घुस के पथराव होता है। ऐसा लगता है कि मानो कि पुलिस के साथ वो पत्थर चला रही हो, ऐसे भी दृश्य हमने देखे हैं। तो वहां पर महाराष्ट्र में भी यही पैटर्न देखने को मिला। पहले बीजेपी के तमाम नेताओं ने औरंगजेब को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की, कहा कि औरंगजेब की कब्र इस धरती पर नहीं रहने देंगे, जो औरंगजेब की बात करेगा वो और इस देश का नहीं है, वो औरंगजेब की औलाद है। इस तरह से वो उकसा रहे थे, और उसके बाद बंद का आयोजन भी उन्होंने ही किया। और जाहिर बात है उस दौरान एक जब केरोसिन, राहुल गांधी की भाषा में कहें, जब देश में केरोसिन छिड़का हुआ होता है तो कहीं भी माचिस जल जाए तो आग लगेगी। तो वहां कुछ ऐसी घटना घटी कि वो कपड़ा जिसमें कथित तौर पर अल्लाह लिखा हुआ था और किसी दूसरे पक्ष का कहना है कि कुछ नहीं लिखा हुआ था, हरी साड़ी थी, जो भी हो, वो जो घटना घटी उसके बाद में मुसलमान रिएक्ट कर गए। तो अब पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या बोल रही है, हम किसी को बख्शेंगे नहीं, किसी को छोड़ेंगे नहीं। अरे तो सबसे पहले तो देवेंद्र फडणवीस को बख्शो नहीं, उसको मत छोड़ो, ये सबसे पहले उन्होंने ही तान छेड़ा था। नीतीश राणे को पकड़ो, तो उनको ये लोग नहीं पकड़ेंगे। जिसने पत्थर चलाया होगा, मुसलमान जो तस्वीरों में आए होंगे, उन सबको पकड़ेंगे और उनको बख्शेंगे नहीं और उनको छोड़ेंगे नहीं। तो जो आप देख रहे हैं पूरे देश में चर्चा, बीजेपी के नेता, आरएसएस के नेता, सब लोग औरंगजेब के नाम पर आज उन्माद पैदा कर रहे हैं और औरंगजेब की औलाद और इस तरह की बातें कर रहे हैं। और तो जाहिर बात है कि औरंगजेब की औलाद बोलने से मतलब आप किसी न किसी वर्ग को टारगेट कर रहे हैं। तो इस देश के मुसलमान मुगलों से खुद को नहीं जोड़ते, एक बात। दूसरी बात है कि औरंगजेब कोई बाहर से आया हुआ एक व्यक्ति नहीं था। औरंगजेब की पैदाइश तो गुजरात में है, यही पैदा हुआ औरंगजेब। 49 साल यहां शासन करता है। तो 49 साल जो शासन करे वो अगर एक धर्म के खिलाफ हो जाए तो फिर समझिए कि ये डेमोग्राफी बचेगी क्या जो आगे चली।
49 साल जिसका शासन चले वो एक धर्म के खिलाफ हो ही नहीं सकता, उसको दोनों मिश्रित रणनीति पर चलना पड़ेगा, तभी वो राज कर सकता है 49 साल। तो ये डिबेट में नहीं भी पड़े तो चर्चा यही होता है कि आप अगर औरंगजेब के साथ हैं तो पाकिस्तान चले जाइए, औरंगजेब के बारे पक्ष में बोलते हैं तो ये हो जाएगी, मुसलमान हो जाइए। अगर कोई हिंदू औरंगजेब के पक्ष में बोल देता है, कोई तर्क देता है, पक्ष में क्या बोलता है, तो किसी औरंगजेब के लिए जो तथ्य जुटाए जाते हैं उसका काउंटर करता है कि तुम गलत बोल रहे हो, यही करता है, तो उसको कहते हैं कि भाई मुसलमान बन जाइए। अब ये बात है कि कभी किसी मुसलमान को आपने सुना क्या, वो अपने ही मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को बोले कि वो हिंदू बन जाइए? ऐसा मैंने तो नहीं सुना कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान को कह रहा हो कि तुम हिंदू बन जाओ। लेकिन यहाँ आए दिन राहुल गांधी से लोग पूछते हैं कि मुसलमान है कि हिंदू है, बताओ। भाई बड़े बड़े स्तर पर नेताओं ने पूछा है, जो हिंदुओं से हिंदू पूछ रहा है, हिंदू संगठन पूछ रहा है तुम मुसलमान हो कि नहीं, सो बताओ। यानी हिंदू कहने वाले लोग, कथित हिंदू स्वाभिमान की बात करने वाले लोग हिंदू को ही मुसलमान साबित करने में लगे हुए। तब ऐसे में सवाल उठता है कि भाई जो औरंगजेब को समर्थन दे रहे थे, उनके साथ जो सिपहसालार थे, उनके घर परिवार में जो हिंदू महिलाएं ब्याही जा रही थी, रिश्तेदारी तो उन लोगों की होगी ना, तो हिंदुओं के में रिश्तेदारी होगी ना औरंगजेब की। अगर औरंगजेब की औलादे हैं यहाँ तो औरंगजेब के रिश्तेदार भी यही हैं और वो रिश्तेदार हिंदू ही थे, ये भी समझिए। तो ये बहस बहुत गलत तरीके से जाती है और इस बहस की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे सिर्फ नफरत और नफरत ही फैलती है। मैंने आज एक जगह एक बात कही थी कि देखिए पुराने समय में हरम शब्द होता था, हरम का मतलब हम सब जानते हैं, और हरम ऐसा भी नहीं कि एक धर्म विशेष में ही होता था कि राजाओं में होता था, हर काल में होता रहा है। लेकिन उसी शब्द से गाली भी बनी, उस गाली को बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने हालांकि कहीं कह दिया था, मैं यहां नहीं कहूंगा, तो वो गाली भी होती है। अब उस गाली का प्रचलन ही इस बात को साबित करता है कि ये कौन किसकी नाजायज औलाद है, फला है और चिल्ला है, ये गाली ही बताती है। इसका मतलब है हम स्वयं एक दूसरे को गाली देने के आदी रहे हैं, ये समाज ही गाली देने का आदी रहा है। तो इस प्रचलन को खत्म किया जाएगा कि हिंदू और मुसलमान करके इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, जो सत्ता में होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि ऐसी बहस से, ऐसी चर्चा से, ऐसी मुठभेड़ों से, ऐसे झंझट से समाज और देश को बचाया जाए। लेकिन ये तो टारगेट कर रहे हैं, एक ही समुदाय के लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे, वही उन्हीं से पूछताछ होगी, वही जेल में जाएंगे, और जो उकसा रहे होंगे, टीवी पर डिबेट कर रहे होंगे, गालियां दे रहे होंगे, उनके लिए कुछ नहीं होगा। संसद में क्या क्या नहीं बोला वो बीजेपी का सांसद जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़कर हार गया, क्या क्या गालियां नहीं दी मुसलमानों को, क्या हुआ? स्पीकर ने एक एक्शन तक नहीं लिया, कोई बात नहीं, माफी मांग ली तो हो गई बात खत्म। अरे माफी मांगने से आपने किसी और को माफ किया क्या संसद में? तो ये पूरा देश जो है एक पार्टी एक सोच के तहत पूरी राजनीति जो है बायस्ड हो गई है, उनके साथ सत्ता है, इसीलिए मनमाने तरीके से चीजें हो रही हैं और इसका असर दूसरे मामलों पर भी पड़ता दिख रहा है जिन विषयों पर हम बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप तो बिल्कुल उनकी दुखती रग पे हाथ रख रहे हैं। और राजनीति जो है वो इसी के इर्द गिर्द है, जो जिसकी राजनीति हिंदुत्व के इर्द गिर्द हो, वो औरंगजेब या मुस्लिम या इस मुगल ये सब बात और इससे नफरत की बात तो बताएंगे ही प्रेम कुमार जी। और प्रेम सद्भाव और सौहार्द की बात, भाईचारे की बात अगर ये लाया जाए, जो एथिकल बात आप कर रहे हैं, तो फिर बीजेपी की राजनीति आगे नहीं बढ़ सकती है, कहीं ना कहीं उसमें वो गिरावट आएगी। जरा जल्दी से आना चाहता हूँ, छोटा छोटा कमेंट चाहता हूँ। संजय जी पहले आपके पास, फिर राहुल लाल जी और क्लोजिंग के लिए आऊँगा जयशंकर जी आपके पास। संजय जी, कैसे देखा जाए एक अलग राजनीति और उसमें भी औरंगजेब का नाम हो चाहे, लेकिन उस डिबेट में भी न जाकर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट ये है कि क्या सचमुच आपको लगता है कि आरएसएस और बीजेपी दोनों की राहें आज की तारीख में अलग अलग हैं या साथ साथ हैं? नहीं, बिल्कुल एक है, बिल्कुल एक है। वो जो कहा गया ना कि औरंगजेब अब बने, आरएसएस की तरफ से जो कहा गया कि औरंगजेब अब प्रासंगिक नहीं है, वो इसीलिए कहा गया था कि उसको व्हाट्सएप पे घुमाया जा सके।
और पहले मुख्यमंत्री अपना काम कर चुके थे कह करके कि हमें बड़ी मुश्किल हो रही है, उसको बचाना पड़ रहा है, हमारी जिम्मेदारी है। तो दोनों मुख्यमंत्री ने आग लगाई पहले, माने बीजेपी माने वो बजरंग दल और शिवसेना वाले तो थे ही, उसका जवाब दिया मुख्यमंत्री ने कि हमारी मजबूरी है कि उसकी रक्षा करना है। और उसके बाद जब सब दंगा हो गया, हिंसा हो गया, सब लोग देख लिए कि बीजेपी ने किया है, तो आरएसएस ने कह दिया कि औरंगजेब अब अप्रासंगिक है, और उसको खूब अखबारों में और खूब व्हाट्सएप पे घुमाया गया कि आरएसएस ने कहा है कि औरंगजेब अप्रासंगिक है। तो वो डबल पर्पस होता है, और व्हाट्सएप पे क्या घूमता है वो अलग दिलचस्प है, और वो बहुत मजेदार होता है। मैं बहुत फॉलो करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग तुरंत आ जाते हैं। जैसे जस्टिस के ये अपने वर्मा हैं, इनके बारे में व्हाट्सएप पे घूम रहा था कि इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ फैसला दिया, इन्होंने ये अपना हेमंत सोरेन के पक्ष में फैसला दिया वगैरह वगैरह, और जो खबरें स्क्रीनशॉट लगाई गई थी उसी में वो बात नहीं लिखी थी जो पोस्ट में लिखा हुआ है। और मेरे पास व्हाट्सएप आया तो मैंने ढूंढना शुरू किया कि शुरुआत कहां से हुई है, तो पता चला वो एक ट्वीट था, और ट्वीट जिस भाई साहब का था उनका प्रोफाइल फोटो में मोदी जी के साथ उनका फोटो लगा हुआ था। तो ये सब तो व्हाट्सएप पे करते हैं, तो ये सब बोला ही इसीलिए जाता है कि फिर उसके बाद उसको व्हाट्सएप पे घुमाना है और इनके टारगेट ऑडियंस के पास पहुंच जाता है। और इसीलिए वो जो सब प्रयास करते हैं, जो मैं कहता हूं कि चारों हर तरह के उपाय करते हैं, उसमें ये वाला उपाय उनका सबसे इफेक्टिव है, व्हाट्सएप वाला, और इसीलिए ग्रोथ से वो लोग परेशान हैं, और इसीलिए ग्रोथ को भी रोकने की कोशिश की जा रही है, और ग्रोथ को बदनाम करने के लिए भी फर्जी खबरें चलाई जा रही है। सब कुछ हो रहा है, सब व्हाट्सएप में घूम रहा है। और मैं अगर उस पर एक बढ़िया लेख बनता है, मैं सोच रहा हूं कभी लिखूंगा कि व्हाट्सएप पे क्या क्या झूठ कैसे कैसे किस समय फैलाया गया, वो बहुत दिलचस्प। लेकिन वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को काउंटर करने के लिए ग्रोक आ गया है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं ग्रोक और क्या क्या करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि एक काउंटर पार्ट जो है वो नरेंद्र मोदी के दोस्त ने ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ भेज दिया है, ये दिखाई दे रहा है। बहुत खुश हो रहे थे यहाँ कि ट्रंप की सरकार आ जाए, ट्रंप जीत जाएं, लेकिन जब से ट्रंप आए हैं नाको दम किए हुए हैं इधर नरेंद्र मोदी के, उनकी सरकार के, उनके चाहने वाले लोगों के, परेशान हैं वो लोग। खैर आगे बढ़ते हैं। राहुल लाल जी, एक छोटा कमेंट आपसे भी, खासकर आरएसएस की जो भूमिका है आज की तारीख में उस पर। जयशंकर जी के इस बात से मैं सहमत हूं कि आरएसएस में एक दशानन वाली स्थिति रहती है, अलग अलग स्तर पे अलग अलग उसमें बयान दिए जाते हैं, और वो हम लोग दत्तात्रेय होसबोले के बयान हो या फिर मोहन भागवत के बयान, उसमें हम लोग परिवर्तन देखते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी मुझे एक चीज दिखाई देती है बड़े स्तर पे, जो लोकसभा चुनाव में कम से कम उत्तर प्रदेश में हमने देखी कि एक तरह से कहीं कहीं आरएसएस और बीजेपी के बीच में एक मतभेद की स्थिति थी। जो आपने कहा कि जेपी नड्डा कहीं दिखाई दिए, तो वो कहीं देखिए कई स्तर पर तालमेल तो होगा ही, चूंकि उद्देश्य एक ही है, लेकिन क्या वो तालमेल उच्च स्तरीय जैसे कुछ वर्ष पहले तक था, क्या उसी स्तर पे है, उसे देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि उस स्तर पे कहीं कहीं कुछ डिफरेंसेस हैं इस समय। आरएसएस की अपनी महत्वाकांक्षाएं भी हैं और बीजेपी की अपनी भी महत्वाकांक्षाएं, लेकिन जो पूरा औरंगजेब का विवाद है, नागपुर हिंसा का जो पूरा प्रकरण है, वहां पे इनके कोई मतभेद नहीं है। उस बिंदु पे मैं पूर्णतः सहमत हूं। जो अलग अलग बयान आ रहे हैं वो आईवास करने के लिए केवल आ रहे हैं। वो बयान मुझे लग रहा है कि जो नागपुर हिंसा है उसको पूरी कॉपी हम लोग देख सकते हैं 2020 के जो दिल्ली दंगे हुए थे राजीव जी, जो पैटर्न यहाँ पे दिल्ली दंगों में हम लोगों ने देखा कि पक्षी तौर पर कुछ वही स्थितियां थी। मैं कह रहा हूं कि जब मुख्यमंत्री ये चीज कहते हैं कि फिल्म के कारण से जो है कि हिंसा भड़क रही है, तो फिर मुख्यमंत्री से तो पूछा जाना चाहिए कि फिल्म के कारण अगर ये हिंसा भड़क रही है तो उस फिल्म पे प्रतिबंध लगाने के लिए आपने क्या प्रयास किया? आप लोग तो टैक्स फ्री कर रहे थे उस फिल्म को। तो ये सवाल उनसे नहीं पूछा जा रहा है, ये बहुत गंभीर मामला है। आप फिर आपका गृह क्षेत्र है, आप मुख्यमंत्री हैं, आप गृह मंत्री हैं, और वहां पे ये हिंसा घट गई और आप आरोप लगा दीजिए विपक्ष के ऊपर कि विपक्ष जो है कि मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहा है, विपक्ष औरंगजेब के समर्थन में खड़ा हो रहा है। देखिए जब चीजें निकलती हैं तो बातें बहुत दूर तक जाती हैं राजीव जी। औरंगजेब कैसा शासन था, 1707 में उनका निधन हो चुका है और हम लोग इस समय 2025 में खड़े हैं। तो 1707 के मामले को खड़ा करके आज की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन अगर उस मामले को उठाएंगे ही औरंगजेब के मामले, तो इस सरकार की दिलचस्प स्थिति है कि मुगल काल को एनसीईआरटी की किताबों से बाहर करेंगे, पाठ्यक्रम से बाहर कर देंगे, तो आप अधिकृत ढंग से मुगल काल पढ़ने का मौका नहीं देंगे। लेकिन राजनीतिक विमर्श में और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से आप लोगों को सदैव मुगल काल में उलझा के रखेंगे। ये एक बड़े द्वैताभास में एक विरोधाभास की स्थिति है कि अधिकृत जानकारी ना मिले लोगों को, लेकिन फिर भी तमाम जानकारियां सामने में आती है। औरंगजेब के पीरियड में उनके मंत्रिमंडल में राजीव जी 40% हिंदू शामिल थे, यह भी एक तथ्य है जिससे कोई इंकार नहीं कर सकता। और आपके मंत्रिमंडल में, स्वतंत्र भारत में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहली बार यह स्थिति है एक भी मुस्लिम व्यक्ति नहीं है।
सबका साथ सबका विकास, ये नारा कहां पे है आपका, आप देख लीजिए उसमें। तो इतिहास को लेके जो चीजें खड़ी की जा रही है, हमें नहीं लग रहा है कि जो परिस्थितियां वो बनाना चाहते हैं, जो पोलराइजेशन वो बहुत जबरदस्त करना चाहते हैं कि हम नागपुर में हिंसा करा देंगे और पूरे देश की परिस्थितियां बदल जाएंगी। मुझे लग रहा है कि उस दृष्टि से अगर लोगों को देखना चाहिए तो लोगों को भी बिहार की पॉलिटिक्स को देखने की बड़ी सख्त जरूरत है। राजीव जी, संक्षेप में, चूंकि समय खत्म हो रहा है, जी। मैं संक्षेप में यही चीज कह दूंगा कि देखिए, बिहार में कांग्रेस का संगठन नहीं है। कांग्रेस का संगठन हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में भी देखा था कि 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, 1.5% का कांग्रेस को वोट शेयर मिला था। लेकिन बिहार में जो तमाम सहयोगी दल हैं, उनके बीच में सही ढंग से अगर चीजें होती और राहुल गांधी जो तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, क्योंकि आरजेडी वो मुद्दे हमेशा से उठाते हुए रहे, जातिगत जनगणना का मामला हो, 50% आरक्षण के कैप को तोड़ के फेंक देने का मामला हो, ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि इसकी लहर अगर हम लोग देखें तो लव कुश के लोग जो उनके बिल्कुल कोर वोटर के रूप में नीतीश कुमार के जाने जाते हैं, उनको भी आकर्षित कर रहे हैं। तो यहां से देखना पड़ेगा कि अगले 6 महीने का समय है, वो कैसे बीतता है। बिहार में हम लोग बिल्कुल मैं सहमत हूं बिल्कुल इस चीज से कि सीपीआई एमएल की स्थिति बड़ी मजबूत है कि अगर सहयोगी दल अगर आपस में मिलजुल के रहे या वहां पे सही ढंग से, तो बड़ी जबरदस्त स्थिति बनने वाली है। राजीव जी, स्थितियां वहां पे एनडीए खेलने के लिए बड़ी उल्टी वाली स्थिति है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिहार में आने वाला वक्त बताएगा, इस पर खूब चर्चा करेंगे हम। लेकिन इस वक्त उससे पहले जो तैयारियां चल रही हैं, आरएसएस, बीजेपी और आरएसएस के इस अखिल भारतीय जो बैठक हुई, उस बैठक में आखिर जेपी नड्डा क्यों नहीं पहुंचे और क्या वहां से आरएसएस का मुखिया, बीजेपी का मुखिया कौन होगा, बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, इस पर भी कोई चर्चा हुई होगी क्या? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 30 तारीख, 31 मार्च माफी चाहूंगा, वो आखिरी तारीख है, उसके बाद नया अध्यक्ष मिल जाएगा बीजेपी को। क्या ये सब होने जा रहा है या कुछ और हो रहा है? अंदर खाने चल क्या रहा है? एक छोटा सा कमेंट, लेकिन वाजिब कमेंट। जयशंकर जी, नागपुर रह के आपने देखा है बहुत कुछ और वहाँ की महाराष्ट्र की सियासत को भी बहुत अच्छे से जानते हैं आप, और साथ साथ देश की सियासत जान ही रहे हैं। बीजेपी आरएसएस चल क्या रहा है? फर्क है या कोई सोच में कहीं ये है, ऐसा नहीं है, कतई नहीं है। और आमतौर पे जो आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है, उसमें भाजपा के अध्यक्ष तो बहुत कम ही जाते हैं, शायद ही कभी जाते हों। उनके यहाँ जो असली काम करता है, जो भाजपा का चेहरा होता है, आरएसएस का चेहरा होता है भाजपा में, वो होता है संगठन प्रभारी महासचिव, जो आज की तारीख में बीएल संतोष है। तो बीएल संतोष ही सारा कुछ इधर से उधर ब्रीफ करते हैं, उधर का मामला इधर ब्रीफ करते हैं। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आरएसएस के लोगों को जरूर ये थोड़ी सी यह है चिंता कि भाई अभी तक बार बार नड्डा को बदलने की बात जब भी कोई कभी बदला नहीं, उसको चेंज नहीं किया, उसकी जगह पे नया अध्यक्ष चुनना चाहिए था, आज तक उसकी कोई प्रक्रिया ही नहीं शुरू हुई है। मतलब 31 मार्च को मान लीजिए होना है, तो अभी तो सारे राज्यों में चुनाव भी नहीं हुए हैं, तो कैसे चुन लेंगे आप? औपचारिकता भी तो कुछ तो दिखानी पड़ेगी ना। लेकिन वो सब नहीं है, इसलिए वो हो सकता है, मुझे कतई नहीं लगता है। देखिए, आरएसएस बहुत सेफ गेम खेलता है, सारे काम वही करवाता है भाई। जैसे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, वो आरएसएस के आनुषंगिक संगठन है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी उसका फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब उसमें कोई बहुत फर्क नहीं है, चाहे बजरंग दल के लोगों ने दंगा करवाया हो या विश्व हिंदू परिषद के लोग, तो कुछ पकड़े भी गए शायद नागपुर में, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग भी आए हैं, उनका नाम भी आया हुआ है। तो वो भाजपा के ही हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो विश्व हिंदू परिषद के हैं और बजरंग दल के हैं, लेकिन चुनाव में नितिन गडकरी का विरोध करते होंगे और कांग्रेस का सपोर्ट करते होंगे, ऐसा तो नहीं है। वो हैं एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे नाम कुछ और रख लें, चाहे विश्व हिंदू परिषद के नाम से रहें, चाहे बजरंग दल के, चाहे आरएसएस के नाम पे रहें या बीजेपी के नाम से रहें। तो वो एक सुविचारित राजनीति है, उसी राजनीति के तहत ये लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने पहले भी कई बार कहा है कि इनकी एक खासियत रही है कि इनके सामने इनका एक मिशन है, उस मिशन को देखते हुए कभी ये बाएं हो जाते हैं, कभी ये दाएं हो जाते हैं, कभी सामने झुक जाते हैं, कभी पीठ पीछे भी कर लेते हैं। तो ये सारा इनका है। उसमें एक बार तो कुशाभाऊ ठाकरे जी ने कहा था कि भाई हम कोई समाजवादियों की तरह से थोड़ा है कि तूफान आएगा हम सामने खड़े रहेंगे। अरे भाई, जरूरत पड़ेगी तो हम झुक जाएंगे, दाएं चाहे बाएं भी हो जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं इनके यहाँ, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये जो हो रहा है, ये भी औरंगजेब का मसला हो या चाहे कोई भी मसला हो, भाई बाबर कह करके वो थक गए। अब औरंगजेब नया एक सिगुबा छोड़ना शुरू कर दिया है। अभी हमारे मित्र बता रहे थे कि औरंगजेब के दरबार में या उनके मंत्रिमंडल में कितने हिंदू थे, लेकिन ये नहीं बताया भाई शिवाजी के दरबार में कितने मुसलमान थे।
शिवाजी के सेना में उनको जान से उनको बचाने वाला, या आगरे के जेल जब किले में से जब उनको कैद रखा था तो यहाँ से मदारी मेहतर ने उनको भगवाया था, जो मुसलमान था उसने भागने में मदद की थी, या वहाँ पर भी जो थे। इस तरह की बातें हैं। लेकिन चूंकि अब हमारे देश के लोगों के साथ दिक्कत ये हो गई है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से वो ज्ञान ले रहे हैं या फिर फिल्मों से इतिहास पढ़ रहे हैं। अब हम छावा देख करके मुगलों का इतिहास या ये शिवाजी का इतिहास पढ़ेंगे, संभाजी महाराज का इतिहास पढ़ेंगे, तो उसमें कहाँ ये सब दिखाएगा? ये तो नहीं बताएंगे कि साहब वो चाहते, अगर औरंगजेब चाहते तो क्या कर लेते थे, या शिवाजी ने क्यों नहीं कर लिया? भाई उन्होंने मस्जिदों की भी रक्षा की, और औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को पैसे दिए, उनको ये करा, मदद कराई, चाहे वो आसाम में हो रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो रहा हो। सबसे बड़ी बात जयशंकर जी, सबसे बड़ी बात, शिवाजी जेल में हैं, औरंगजेब की जेल में हैं, और वहाँ से फूलों और फलों की टोकरी में वो छिप के बाहर आ जाते हैं। हाँ, ये फूलों और फलों की टोकरी, फूलों और फलों की टोकरी कैसे पहुंची? इसका मतलब है कि पूजा पाठ की अनुमति थी उनको, हाँ, शिवाजी को। नहीं, वो देखिए उस समय जैसा हमारे मित्रों ने कहा ना, भाई अगर चाहता तो पूरा का पूरा डेमोग्राफी बदल जाती, लेकिन ऐसा नहीं था। भाई ठीक है, जहाँ देखिए असल में होता क्या था, ये राजाओं का अपना झगड़ा था, बादशाहों का अपना झगड़ा था, उनको कहाँ कौन सी और कब्जा करना है, किस किले पर और कब्जा करना है, या कौन सी रियासत और अपने कब्जे में लेनी है, इसको लेकर के झगड़ा होता था। भाई राणा सांगा ने मदद ली थी बाबर की, लेकिन जब बाबर ने बयाना के किले पे कब्जा कर लिया तो उनको लगा कि अब तो हमारे घर में घुस जाएगा, मेवाड़ में भी घुस जाएगा। तब उन्होंने हिंदू राजाओं को, जो क्षत्रिय राजाओं को लामबंद किया और बाबर से लड़ाई लड़ी। तो वो सब चीज़ें हैं, अपनी जगह पे हैं, और पूरा इतिहास भरा हुआ है। लेकिन वही है कि अब इतिहास, जैसे मित्रों ने कहा ना कि भाई अब मुगल काल को ख़त्म ही कर देंगे। दुर्भाग्य बात यह है कि जितना हम औरंगजेब को याद करते हैं, जनरल ओ डायर को याद नहीं करते हैं। जी। अंग्रेजों का इतिहास जो हमारे अभी सामने है, साल 100-200 साल पुराना है, उसके बारे में हमारी चिंता नहीं होती। जो जलियांवाला बाग करता है उसकी चिंता नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, 500 साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में लेकर के हमको बड़ी चिंता हो जाती है साहब। तो ये है। लेकिन अगर वही पे दलित और ओबीसी के लोग कहते हैं कि साहब अगर 500 साल की बात कर रहे हो तो हजारों साल से तो आपके पुरखों ने हमको दबा के रखा, हमको मुख्यधारा से बाहर रखा। भाई जब राणा सांगा की सेना की बात होती है तो उसमें सारे क्षत्रिय नजर आते हैं। ओबीसी कहाँ है, दलित कहाँ है, आदिवासी कहाँ है? तो ये सारी बातें हैं ना, उनको समाज की मुख्यधारा से काट के रखा है। अगर वो कहते हैं कि भाई हमको बदला दो, हमको विशेष अवसर दो, अरे साहब जो हमारे पुरखों ने गलतियां की थी तो उसकी सजा हमको क्यों मिले? तो भाई औरंगजेब ने अगर कोई गलती की या नहीं की, विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन उसकी जगह उसकी सजा जुम्मन मियाँ को क्यों मिलना चाहिए? भाई हमीद मियाँ को क्यों मिलना चाहिए? उसके बारे में आप क्यों चर्चा कर रहे हैं? और कभी भी, सही बात है, देश के मुसलमानों ने कभी भी बाबर को या औरंगजेब को अपना आदर्श तो नहीं माना है। लेकिन हाँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे लोग कहते हैं कि भाई रजिया सुल्ताना हमारी है, उसको हमको मानना होगा कि हमारी पुरखा है। ऐसे लोग शेरशाह सूरी हैं, उसको हमको मानना होगा कि हमारे पुरखे हैं लोग। तो ये बातें हैं, इसको भी आपको ध्यान देना होगा। तो कहते थे भाई मुसलमानों को भी मानना चाहिए कि वो बाहरी थे, हमलावर थे या जो भी थे, लेकिन दूसरे यहाँ जो यहाँ पैदा हुए, यहीं के रह करके रह गए, तो वो तो हमारे पुरखे हैं, इसमें कौन सी दो राय है? तो असल बात यही है कि देखिए आरएसएस और इनका जो दिमाग सेट है वो चितपावन ब्राह्मणों का राज कायम करना है। जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने एकनाथ शिंदे को दरकिनार करके देवेंद्र फडणवीस को चितपावन ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनवाया, उसी तरह की कोशिश इन्होंने धीरे धीरे करनी है हर जगह। उसकी शुरुआत कैसे होगी, क्यों नहीं होगी, वो एक अलग बात हो सकती है। उसमें कभी ओबीसी चेहरे को सामने लाएंगे, कभी किसी और को सामने लाएंगे, लेकिन मन में वही है कि हमको पेशवाई राज कायम करना है, समाज व्यवस्था उसी हिसाब से बनानी है। अब उसी दिशा में बढ़ना है, उसका मिशन साफ है। अब उसमें अभी टारगेट पे आ जाए मुसलमान है, क्योंकि सीधे सीधे दिखाई देता है कि कल जो है दलित और ओबीसी होंगे, और फिर सवर्ण, अन्य जातियां, सवर्णों में भी जो अन्य जातियों के लोग हैं वो भी होंगे। भाई प्रतिनिधि सभा ने क्यों नहीं विचार किया कि साहब इस बार जो है मोहन भागवत जी का उत्तराधिकारी किसी ओबीसी को बना देंगे, किसी दलित या आदिवासी को बना देंगे, चलो यही कर दो, नई बात हो जाएगी। वो सब नहीं विचार करेंगे, विचार ये करेंगे औरंगजेब और ये सब को लेकर के। तो देखिए बिहार पे बहुत बड़ा दारोमदार है। मुझे अभी लग रहा है कि बिहार की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, वहाँ का चुनावी मुकाबला। हमारे मित्रों ने भी वही बात कही जो हमने कही थी कि अगर ईमानदारी से
महागठबंधन बनता है सीटों के वितरण में कोई हाइपरबोलिक या अतिशयोक्ति की बातें न करके अपना अपना आकलन करके, जमीनी आकलन करके अगर महागठबंधन चुनाव लड़ता है तो राजग कहीं टिकेगा नहीं। यही है कि उसमें महादलित, अति पिछड़े और सवर्ण समाज के जो गरीब हैं उनको एक साथ लेकर के, एकजुट करके अगर राजनीति आगे बढ़ेगी तो मुझे नहीं लगता है कि महागठबंधन को कोई रोक पाएगा। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। महागठबंधन को बिहार में मजबूती के साथ लड़ना होगा, सीटों का बंटवारा करना होगा ठीक से, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश बाबू की सियासत जो है वो किधर जा रही है, इस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। इधर आरएसएस और बीजेपी दोनों एक गाड़ी के दो पहिए की तरह हैं, कोई इधर उधर नहीं जाएगा और गाड़ी जो है वो इनकी सियासत है, यानी बीजेपी की, और जिस पर अभी सवार हैं ड्राइविंग सीट पर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्या उस सीट से उतारे जाएंगे, ये भी सवाल उठता है। आने वाले वक्त में इस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत कुछ हम आज की इस चर्चा में आप तक रख चुके हैं, बहुत सारी बातें। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जयशंकर जी आपका, राहुल लाल जी आपका बहुत शुक्रिया संजय कुमार सिंह साहब, प्रेम कुमार जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो आप हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब लिख रहे हैं कि दुर्भाग्य से न्यायपालिका आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में संलिप्त है। अधीनस्थ न्यायपालिका से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के जज, 2-4 जजों को छोड़कर सभी गले गले तक नोटों के पहाड़ में दबे हुए हैं। बंशीलाल धौलपुरिया साहब भी हमारे साथ हैं, अनिल वैद्य जी हमारे साथ हैं, आतिश कुमार साहब हमारे साथ बने हुए हैं, उदय प्रसाद सिंह, अशोक